औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई हुई। अरे औरंगजेब और शिवाजी कभी सामने मैदान में आई नहीं, और औरंगजेब के दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। औरंगजेब ने करीब 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया था। चित्र को पूरा नहीं देखा जाता। कोई कैनवास है, कैनवास के आप एक कॉर्नर पे देखकर उसको अगर कहते हैं कि ये पूरे कैनवास का ये सार है, तो वो गलत होगा। भारत की नागरिकता 1947 से चालू होती है। उसके पहले का जो है उसके आधार पे देशी विदेशी, बाहर से आए अंदर से आए, ये कहना गलत है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में आंदोलन जो किया, सबसे बड़ा आंदोलन था गाय को बलि देने के खिलाफ। उस समय जैसे आजकल लोग अपना रौब दिखाने के लिए शादियों पे बहुत खर्चा करते हैं, तो वहाँ रौब दिखाने के लिए था मैं इतना बड़ा हूँ कि मैंने 5000 गाय का बलि दिया। ये भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से आपको बता रहा हूँ। ये हिंदू राजा था। हिंदू राजा था, ब्राह्मण था, रंतिदेव। उसके बाद जो यहाँ की प्रचलित परंपरा थी सवर्ण वर्णों में विश्वास रखने वाली, वो परंपरा कमजोर हो गई। बुद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। इसके जवाब में पुरानी परंपरा, जो ब्राह्मणवादी परंपरा मैं कहूँगा फ्रैंकली, वो वापस आई। और उसने फिर देखा कि पहले हमारी लोग आलोचना करते थे कि हम गाय का बलि देते हैं, तो हम गाय को ही अपना प्रतीक बना लेते। तो गाय को प्रतीक बनाने के बाद सब कुछ गाय में आ गया, और फिर गाय में सब गुण डाले गए। आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, गोबर से ये ठीक हो जाएगा। अभी हमारे अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने सिद्ध करने की कोशिश की कि गाय के मूत्र में सोना होता है। सोना? ऐसा मेटल? प्रोफेसर साहब बताइए, हिस्ट्री, माइथोलॉजी और लेजेंड, इन तीनों में क्या फ़र्क है? ये तीनों एक हैं या इनमें कुछ अलग अलग है? देखिए, ये तीनों सवाल जो हैं, तीनों जो शब्द हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हिस्ट्री तो वो है जो एक वैज्ञानिक तौर पे हम पिछली घटनाओं को देखते हैं, वैज्ञानिक तौर पे, जिसमें आपके पास निश्चित सबूत होते हैं। सबूतों के रूप में कई जो उत्खनन की चीज़ें हैं, या उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉइन्स खास तौर से, ये इसके आधार पे एक इतिहास का निर्माण होता है। घटनाएं ये होती हैं, फिर भी लोग उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पर वो भी एक, जैसे E.H. कार ने कहा था कि अगर 3 रसोइये रहे और एक ही प्रकार की मछली उनको दी जाए, तो जब वो बनाएंगे तो उसका स्वाद अलग अलग आएगा। तो ये तो एक बात रही, ये हिस्ट्री है। अब माइथोलॉजी में ऐसा है कि जो चीज़ों का आज निश्चित सबूत नहीं है और वो लिखी गई हैं ग्रंथों के रूप में, आदरणीय हैं, लोग उसका आदर करते हैं, पर उसमें जो प्रमाण हैं वो अनिश्चित हैं, तो इसलिए उसको लोग मानते तो हैं। कई लोग अभी आजकल तो कई लोग उसी को इतिहास मान के चलते हैं, पर इतिहास और माइथोलॉजी में बहुत फ़र्क है। और लेजेंड यानी कोई एक घटना के पीछे जब बहुत गुणगान करके उसको प्रचारित किया जाता है, समाज में प्रचलित किया जाता है, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि अब जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो भारत में रामायण, महाभारत, ये बहुत महान ग्रंथ हैं, पर है तो ये माइथोलॉजी इन द सेंस, इसमें जो वास्तविक घटनाएं कैसे हुई थी, क्या हुई थी, उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलेगा। लोगों की भावनाओं में पूरा जिंदा है वो, एक मेमोरी के रूप में, याददाश्त के रूप में सदियों से एक दूसरे के पास जाती रहे। उसमें कोई शक नहीं है कि इनका प्रचलन और इनके मानने वालों में बहुत बड़ी संख्या है। अब इतिहास का देखें तो इतिहास में जैसे हम आजकल तो अभी मानव समाज को आप देख लीजिए। मानव समाज के इतिहास को आजकल 65,000 पूर्व बताया जा रहा है। अब वो हिस्ट्री कैसे है? क्योंकि अभी तक जो इतिहासकार थे वो इसमें एक भाषा का विकास, भाषा के साथ साथ जो उसमें सामाजिक प्रमाण मिलते थे, लोगों के मेल जोल के आधार पे जो इसको इंटरप्रेट किया जाता था, वो एक बात थी। अभी 2019 में एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स आया है। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स जब से आया है, आपको निश्चित प्रमाण मिल गया कि हम सब दुनिया में, जो हम कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि मानव समाज की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका में हुई, उससे 4 वेव्स में मिलाकर वो भारत तक पहुँचे। अब ये मैथोलॉजी नहीं है, ये लेजेंड नहीं है। इसमें क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है, और ये उन इतिहासकारों से मेल खाता है जिन्होंने भाषा के आधार पे और दूसरे सबूतों के आधार पे इतिहास को लिखा।
अब लेजेंड जैसे है लेजेंड ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण, अब उनके जो आदर्श हैं वो समाज में बने रहे, उनके बारे में जो ये है तो वो एक लेजेंड के रूप में भी आ जाता है। तो लेजेंड्स भी हमारे यहाँ बहुत हैं और हर एक के बारे में, और मुझे पूरा विश्वास है 200 साल बाद महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत लेजेंड्स बनेंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस युग पुरुष ने पूरे समाज को हिला दिया, जोड़ दिया, समाज को आगे बढ़ाया, उनकी भी लेजेंड तो बनेगी। तो ये तीनों बड़े रोचक शब्द आपने ढूंढे हैं, और तीनों में पर फर्क भी है और सच्चाई भी है। और जैसे माइथोलॉजी और लेजेंड में जो सच्चाई है उसका एक कितना प्रतिशत सच्चाई है वो कहना मुश्किल है, और ये दोनों चीज़ों में उस प्रकार से चलता है। तो आज यानी समाज में इन तीनों चीज़ों के कारण कई बार संघर्ष भी होता है। अब आप इतिहास भी बोल रही हैं, पर इतिहास का भी इंटरप्रिटेशन एक नहीं है। आप देखिए कि जैसे हमारे यहाँ इतिहासकार जो हुए हैं भारत में, जिनको वामपंथी इतिहासकारों के नाम से बदनाम किया जाता है, कई लोगों ने उनको बदनाम किया है, और उन्होंने जिस प्रकार का इतिहास पढ़ा, मैं तो कोई इतिहासकार नहीं हूँ, पर मैंने जब 1980 के बाद से इसमें रुचि लेना चालू किया तो मुझे समझने लग गया कि इतिहास को देखने का तरीका क्या है। अब जैसे मध्ययुगीन इतिहास को आप लीजिए, तो या तो आप उसको इतिहास के कारण जो हुआ, इतिहास में जो हुआ, या तो उसको आप राजा के धर्म से जोड़ सकते हैं, या राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, या उसके तौर तरीक़ों से जोड़ जाते हैं। जैसे मैं सरल बात बताता हूँ कि जैसे मुस्लिम युग कहा जाता है। अब मुस्लिम युग में राजा केवल मुस्लिम था, पर उसके सलाहकार मंडल में जो थे वो तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अकबर तो बहुत बड़ा उदाहरण है। अकबर के दरबार में नवरत्नों में बीरबल भी है, और तानसेन भी है, राजा टोडरमल है जो उस समय का सबसे प्रभावशाली था। लोग उसका नाम कम लेते, बीरबल का नाम ज़्यादा लेते, पर वहाँ का वो जो फाइनेंस था वो टोडरमल देखता था, और टोडरमल का ही पड़पोता औरंगज़ेब का खजांची था। तो अब इसको हम हिंदू मुस्लिम करके कैसे देखेंगे? पर कुछ लोग उसको देखते हैं कि भाई वो मुसलमान राजाओं ने ये किया वो किया, उसके आधार पे इतिहास को। और इतिहास में देखिए, इतिहास का थोड़ा सा मैं विस्तार में जाके आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आज एकेडमिक हिस्टोरियंस हैं, रैशनल हिस्टोरियंस हैं जो तार्किक आधार पे इतिहास बनाते हैं, पर भारत में जब अंग्रेज़ी राज आया तो अंग्रेज़ी राज को एक जो भी बाहरी शासक राज्य करते हैं, बाहरी जो यहाँ के हो जाते हैं उनकी अलग बात है। जैसे जो यहाँ के हो गए, मुग़ल राजा यहाँ के हो गए, तो उनके दरबार में सभी लोग थे। शिवाजी महाराज के दरबार में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। पर अंग्रेज़ों ने जब यहाँ देखा कि भाई यहाँ हमको राज तो करना है, और एम्पायर्स की एक पॉलिसी होती थी डिवाइड एट एम्परा। डिवाइड एट एम्परा यानी क्या कि आप फूट डालो और राज करो। तो जहाँ जहाँ भी उन्होंने राज किया तो वो देखते थे समाज के दो मुख्य तबके कौन से हैं जिनको एक पहचान दी जा सकती है, उसके आधार पे वो इतिहास का लेखन कराते थे। अब भारत में क्या पहचान देते, भाषाएं तो यहाँ 25-50 हैं। दो मुख्य धर्म मिल गए उनको, एक हिंदू धर्म और दूसरा इस्लाम। तो उसके आधार पे उन्होंने जो इतिहास लिखवाया, उसमें आज उसका जो रह गया कि कई मुसलमानों को लगता है हमने तो यहाँ राज किया हिंदुओं पे, हिंदू तो कितने कायर थे, हम बहादुर थे, जो बिल्कुल गलत है। फिर हिंदुओं में कई ये भावना फैलाई जाती कि हम तो हिंदू थे, मुसलमान विदेशी आए, उन्होंने हम पे राज किया, हम पे अत्याचार किया, हमारी स्त्रियों पे अत्याचार किया। तो ये एक इतिहास को आज जो एक आगे जाने का रास्ता होना, इतिहास मेरे ख्याल से वो होना चाहिए जहाँ हम पिछली गलतियों से सीख के भविष्य में अच्छी दिशा का निर्धारण करें। इतिहास अभी ये हो गया ज़्यादा जो लोकप्रिय हो गया है कि इतिहास में जो हुआ है उसमें से दंगे फसाद की जड़ देखें और उसके आधार पे चलें। तो ये एक अलग अलग तरीका है। जब मुसलमान नहीं आए थे आक्रमणकारी के तौर पे भारत में, उस समय क्या जो राजा थे, जो राजशाहियाँ थीं, वो आपस में लड़ती थी या नहीं लड़ती थी? क्या शांति थी, सब आपस में मिलजुल के रहते थे? देखिए, इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ है जिसने सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ न की हो। हिंदू राजा आपस में भी लड़ रहे थे? बिल्कुल लड़ रहे थे। शिवाजी का उदाहरण दे दूँ। शिवाजी को माना जाता है कि उसने औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ाई की,
पर औरंगज़ेब की तरफ से उस समय जो आया था वो राजा जसवंत सिंह था। जी। और शिवाजी ने पहली लड़ाई जिससे की थी उसका नाम था चंद्रराव मोरे। तो इसमें तो सत्ता के लिए राज परिवारों में भी संघर्ष होते थे। केवल औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को नहीं मरवाया, राजघरानों में सत्ता के लिए भाई भाई लड़ते थे। लेटेस्ट आपको बताता हूँ, नेपाल में हिंदू राष्ट्र था तो राजा ज्ञानेंद्र ने अपने भाई के परिवार का राम नाम सत्य कर दिया और वो पूरी सत्ता पे आ गया। और पहले भी यहाँ आप देखिए जो अलग अलग वंश के राजा थे उनमें जैसे चोला हो, परिहार हो, कुछ जैन राजा हो, इनके बीच में निश्चित रूप से हमेशा लड़ाइयाँ चलती थी। और इसका आधार कोई धर्म नहीं था, इसका आधार था सत्ता और संपत्ति। ज़्यादा संपत्ति को प्राप्त करना और अपने राज्य का विस्तार करना। राज्य का विस्तार क्यों करना? आपको लगान वसूल करना है। राजा से कोई ये बात आज देखता नहीं है कि उसका मुख्य आधार क्या है। उसका मुख्य आधार तो किसानों पे शोषण है। हिंदू राजा हो कि मुसलमान राजा हो, हिंदू राजा ऐसा नहीं करता कि भाई हिंदू हिंदू भाई भाई लगान माफ़ कर दिया मैंने, या मुसलमान मुसलमान भाई मुसलमानों को लगान माफ़। लगान की प्रथा चलती रही, राजाशाही का आधार वही है। इसीलिए वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कोई भी राजा हमेशा सोचता था। अब अशोक को हम इतना महान कहते हैं। अशोक ने शुरू में जब सत्ता प्राप्त करने के लिए पहले तो अपने भाइयों को मरवाया, कजिन्स को मरवाया। फिर कलिंगा की लड़ाई हुई, कलिंगा की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए। और खैर बाद में जब वो बौद्ध बन गया फिर भी उसने सेना को रखा और छोटे छोटे राजघरानों को अपने में मिलाता रहा। ऐसा नहीं कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उसने सेना को बंद कर दिया। किसी राजा ने सेना को बंद नहीं किया, सेना चलती रही, राज्य का विस्तार होता रहा, लगान का विस्तार होता रहा। उससे राजघरानों का, कुछ राजघरानों को छोड़ो, उनमें ऐश की प्रवृत्ति जो थी, एक लग्जूरियस लाइफ जो थी। अभी हम कहते हैं देखो वो राजा के पास कितनी संपत्ति थी, गौरव से कहते हैं, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतने महल, इतने वो, पर उसके पीछे खून पसीना किसका है ये हम नहीं देखते। तो खैर ये आप जो बात कह रही हैं मुसलमान राजाओं के आने के पहले भी, अब मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ पर स्कूल में इतिहास का सब्जेक्ट था। 6वीं से 7वीं में गए, 7वीं से 8वीं में गए तो इतिहास के चैप्टर्स तो रहते थे। तो इतिहास की किताब में हर बार नया नक्शा रहता था कि शिवाजी महाराज का साम्राज्य, चोला राजाओं का साम्राज्य, वो नक्शा अलग अलग रहता था। तो ये कैसे होता था? ये क्योंकि उनकी जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी, हिंदू राजा भी थे पर आपस में लड़ाइयाँ तो होती थी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। मुसलमान राजाओं के आने के पहले हिंदू राजाओं में भी आपस में लड़ाइयाँ होती थी। मैं तो आपको और बताता हूँ, दुनिया में आप देखिए, ईसाई लोग हो गए, दूसरे लोग हो गए, आपस में लड़ाइयाँ तो सबकी होती थी। तो ये तो कहना कि मुसलमान राजा एक तरफ थे, हिंदू राजा एक तरफ थे, पूरी पूरी गलत बात है। सही है, सबको विस्तार इसलिए करना था, सबको जीएसटी चाहिए था। तो जीएसटी का सवाल जो है वो सत्ता से जुड़ा हुआ होता है। जितना आपका टैक्स कलेक्शन करेंगे उतने ही सफल काम कर पाएंगे। तो अब हमें इतिहास मनोरंजन की चीज़ रहा भारतीय फिल्मों में, और हमने बड़ी शानदार तस्वीरें देखी, फिल्में देखी हैं जो रुस्तम सोहराब के ज़माने से, अलेक्जेंडर को लेकर के, और बाकी सब चंगेज़ खां को लेकर के, और फिर उसके बाद बाकी के जो राजा हैं, और उसमें राजपुताने के राजा हैं। सारी फिल्में वो मनोरंजन के तरह हम लोग देखा करते थे। कभी हम लोग उसमें घुसते नहीं थे कि ये क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अब तो इतिहास, फिल्मी इतिहास और लेजेंड सब गड़बड़ हो गया है। अभी पद्मावत आई, हमने देखा करणी सेना ने उसमें जो भी साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं इतिहास के, कि खिलजी का उस दौर से, पद्मावती के दौर से कोई संबंध ही नहीं है। 100 साल से ज़्यादा का बंटवारा है समय में, लेकिन उनको खिलजी और उसको एक कर दिया। और इसी तरह की और फिल्में हैं। जोधा अकबर का जिक्र करना चाहूँगी। सर ये क्या है? क्या हम लोग इतने अपरिपक्व समाज हैं कि कहानी सुनाने के लिए जो कुछ जो बातें बताई जाती हैं फिल्मों में, हम उसी को इतिहास समझने लगते हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से जिस प्रकार की लोगों की डोमिनेंट थिंकिंग समाज में जब एक प्रकार का नफ़रत का बीज या दूसरा फैलाया जाता है कि उसी प्रकार से फिल्म मेकर्स अपना, उनको तो कैश चाहिए, चोला बदलते हैं, वो चोला बदलते हैं। जैसे पहले के समय पे
आप देखिए इतिहास की फिल्में तो नहीं, जैसे 2 बीघा ज़मीन हो गई, उस समय की एक महान फिल्म थी, और कई ऐसी फिल्में भी आई होंगी, पौराणिक थी, ऐतिहासिक थी। पर अभी के दौर में ख़ास तौर से 1990 के बाद में, 80 के बाद में, जब से सांप्रदायिक चेतना मजबूत हो गई है, तो कई फिल्मकारों ने उसका फ़ायदा लेने के लिए अधूरे रिसर्च के आधार पे इस प्रकार की फिल्मों को बनाया, और कई फिल्में उसमें सक्सेसफुल भी हो गई। जैसे आपने खिलजी की फिल्म का उल्लेख किया। अब उसमें मैंने भी, आप तो इतिहास से ज़्यादा करीब हैं, मैंने भी उस समय थोड़ा पढ़ा। तो जैसे एक तो उनमें 100 साल का फ़र्क है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी को जैसे मुसलमानों का एक चित्रण किया जाता है, क्रूर और ये, और उसको मैंने फिल्म भी देखी, तो ऐसा वो खा रहा है जैसे उसको कभी खाने को नहीं मिला, जंगली वहशी का। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी बहुत कल्चर्ड था, जो पर्शिया का, ईरान का इतिहास, वहाँ के राज दरबार के तौर तरीके से उनसे वाकिफ़ था। उसने सूरत के राजा से भी संधि की, जो हिंदू था। और ये जो कहानी बनी अलाउद्दीन खिलजी की, जो रिसर्चर कहानी इसने ली, वो जानता ही नहीं है कि ये एक मलिक मोहम्मद जायसी का उपन्यास था, और ये काल्पनिक उपन्यास था। उसने उसमें एक कल्पना के रूप में खिलजी को एक विलन के रूप में दिखाया, कि जो पद्मावती के मोह में पड़ गया है, और वो फिर तोता और मिरर, वो सब कहानी आ गई। अब ये इतिहास पे कैसे आई? इसके पीछे एक लोकप्रिय जो लोक गायक होते हैं, उन्होंने अपनी गायकी विकसित की। वो गायकी गांव-गांव तक गई, और बाद में 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश इतिहासकार लेखक जेम्स टॉड आया, तो उसने ये पॉपुलर नैरेटिव जो सुना लोगों के मुंह से, उसको उसने दर्ज कर दिया, और उसके आधार पे अलाउद्दीन खिलजी की कहानी बन गई। जबकि इस प्रकार का कोई इतिहास में सबूत है ही नहीं कि पद्मावती नाम की ऐसी कोई महिला थी जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी अपना पूरा राजपाट छोड़कर वो उसके पीछे आया। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद है कि एक तोता बयान कर रहा है। मतलब ये कोई कैसे यकीन कर सकता है, और इसके आधार पे लोग तलवारें निकाल सकते हैं। जी, जी, जी। तोता वर्णन कर रहा है, क्योंकि जाहिर है वो समाज वैसा नहीं था जहाँ स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे को देख पाते थे। जी। तो राजघराने की कोई महिला है, किसी राजा की पत्नी है, वो तो खिलजी को कहाँ देखने को मिलेगी, और वो तोता चुगली कर रहा है। तो ये तो इंतहा ही थी। लेकिन इसके पीछे एक वैमनस्य का भाव मुझे नज़र आता है कि कोशिश ये की गई थी, क्योंकि इस तरह का सामाजिक उभार हो रहा था जिसमें बंटवारे की बात थी ज़हनी तौर पे, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। और ये जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं इसके, संजय लीला भंसाली साहब, इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी, जैसे गरम गरम मेले के लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। हालात देख के अधकचरे काम किए इन्होंने। हॉट केक्स। सर उसी कड़ी में अभी एक आदि पुरुष करके एक फिल्म आई, और वो फ्लॉप हुई। हाँ। और वो उसमें जो चरित्र बनाए गए, उसमें विलेन का चरित्र उस समय जब जो हिंदू माइथोलॉजी में है, उसमें रावण का चरित्र मुसलमान जैसा बनाया गया। आपको पता है इस फिल्म के बारे में? नहीं, ये फिल्म मैंने देखी नहीं है। मैं फिल्में ज़्यादा देखता भी नहीं। मनोज मुंतशिर शुक्ला जो लिखने लगे हैं, उन्होंने उसके डायलॉग्स लिखे, और वो सारे डायलॉग्स में उन्होंने इतनी लिबर्टी ली कि हिंदू समाज के लोगों को भी वो बहुत विभत्स लगा, और उनका नहीं, ये नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द डे ब्राह्मण समाज में ये माना जाता है कि रावण एक विद्वान व्यक्ति था और संस्कारी था। जो सीता की अग्नि परीक्षा है, उसने बताया कि वो शरीफ आदमी था। तो उसको इतना विभत्स प्रस्तुत किया गया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान जैसा दिखे। खैर वो तो है। जब आप ये बात कह रहे थे, औरंगज़ेब का आप जिक्र कर रहे थे कि उसको ये कहा गया, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, वामपंथी इतिहासकारों की शिकार मैं भी हुई। मैं बहुत बुरा समझती थी औरंगज़ेब को। उसने बाप को कारावास दे दी, भाई को मार दिया, बहन को शायद शादी नहीं करने दिया, ऐसा कुछ था उसके बारे में, और फिर बहुत हिंदू मुसलमान भी किया। लेकिन जब अभी पिछले 2-3 साल में जब औरंगज़ेब पर आक्रमण शुरू हुआ, तो बहुत से लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया, हिंदू इतिहासकारों ने, कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को जगह दी, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल बनवाए, ये वो। तो मुझे लगा कि ये क्या है। मैं तो उसको सिर्फ एक विलेन के तौर पे देखती थी, लेकिन जैसे ही कृपा हुई नफरती गैंग की उसके ऊपर, तो मुझे पता चला उसके पर्सनालिटी के कुछ उज्जवल पक्ष भी हैं।
जी। क्या इतिहास में हम लोगों को ये नहीं पता चलने दिया जा रहा है? एक तरह से जी, हम नैरेटिव बना रहे हैं। नैरेटिव बना रहे हैं कि जो बुरा है वो सिर्फ बुरा है और जो अच्छा है वो सिर्फ अच्छा है। जी, तो इसमें जो है कि जैसे औरंगज़ेब, कोई भी राजा मैं कहता हूँ साहब, पूरा ब्लैक एंड वाइट प्रकार का वो बताना चाहते हैं कि मुस्लिम राजा सब ब्लैक, हिंदू राजा सब महान। ये एक मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। और जैसे औरंगज़ेब के बारे में मैंने भी पढ़ा। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ मेरे अनुभव का। मैं शुरू में काम किया तो एक छोटी सी किताब मैंने पॉपुलर पैम्फलेट लिखा और उसमें मैंने बताया कि औरंगज़ेब ने ये डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे नहीं पट्टाभी सीतारमैया ने जो किताब लिखी थी फेदर्स एंड स्टोन, उसमें वो वर्णन करते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा गया। वो मैंने उसमें लिखा था। तो एक बहुत सिंपैथेटिक मित्र थे मेरे, सहानुभूति रखते थे मेरे काम से। तो उन्होंने बोला मुझे कोई किताब पे खर्चा करना है। मैंने कहा ये छोटी सी 25-30 पेज की किताब है, पर उसमें औरंगज़ेब का वो पेज था और वो कहानी थी। उन्होंने किताब देख के रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। पर मैं उस पर फिर मैंने औरंगज़ेब का गहरा देखा। अभी तो ऑड्रे टुश्के की किताब आई है, बेहतरीन है। और अब जैसे भाइयों को मारना तो कोई बड़ी बात थी नहीं। आपको बताता हूँ कि मुग़ल शासकों में सबकी तारीफ़ करो, बुराई करो, जो भी है, पर औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ये प्रोफेसर अतहर अली की किताब जो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुग़ल किंग्स, उसमें उन्होंने बताया कि औरंगज़ेब के दरबार में सबसे ज़्यादा थे। और जैसे मैं आपको भी बताया कि शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ जो आया, जैसे कहते हैं औरंगज़ेब और शिवाजी की लड़ाई हुई। अरे औरंगज़ेब और शिवाजी कभी सामने मैदान में आई नहीं। इस तरफ जय सिंह थे, इस तरफ शिवाजी महाराज थे। तो ये, और औरंगज़ेब की जो मैं दूसरी किताब बता रहा था आपको, ये राजकमल ने छापी भी थी। औरंगज़ेब ने करीब 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया था। एक जो आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर है, मध्य प्रदेश में महाकाल का मंदिर है और वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये मैं 3 मुझे याद है। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। महत्वपूर्ण, और तीनों को उसने दान दिया था। इसके अलावा उसने डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे ने क्या किया, उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास उन्होंने रिसर्चर्स को भेजा और उनके पास औरंगज़ेब द्वारा दिए गए जो फरमान थे वो उन्होंने जमा किया। तो डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे को भी हैरानी हुई। उन्होंने किताब के रूप में रखा और फरमान क्या थे, इस मंदिर को मैं इतनी जागीर देता हूँ, इस मंदिर को मैं सोने के आभूषण देता हूँ, इस मंदिर को इतना पैसा देता हूँ। हैरानी की बात है, 100 से ऊपर मंदिरों के बारे में फरमान है। और रिचर्ड ईटन जो एक बहुत आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया औरंगज़ेब ने मंदिर तो तुड़वाए होंगे पर उसकी संख्या 11-12 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जितने मंदिरों को उसने दान दिया वो संख्या उससे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से औरंगज़ेब में जो एक कुशल प्रशासक था, और आपको बता दूं कि उस समय भारत का जीडीपी दुनिया के जीडीपी का 25% हो गया था। और जब अंग्रेज़ भारत को छोड़ गए तो ये जीडीपी 4% पे आ गया। तो शासन किसका था, हम किसके गुलाम थे, ये इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तो हमारी वो बड़ी एक्टर है ना, एक दूसरा भी उसमें जुड़ गया है कि हमको सच्ची आज़ादी 2014 के बाद मिली। अब आज़ादी किसको बोलते हैं? आज़ादी मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं जब देश का प्रशासन बाहर से चलता हो, जब देश की संपत्ति लूट के बाहर ले जाई जाती हो। अब जो भी पूरा मुग़ल वंश और वो है, यहीं मरे, यहीं जिए, यहीं ऐश किया और संघर्ष किया और इसी मिट्टी में खाक हो गए। हिंदू महिलाओं से, बेटियों से शादी की और उन्हीं से बच्चे पैदा किए, वही राजा बने बाद वही राजा बने। तो ये सब चीज़ें, तो ये जो अभी नए हमारे एक्टर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं कि सो कॉल्ड आज़ादी 1947 में मिली, अब 2014 के बाद हिंदू एक पहचान के कारण पहली बार हमको आज़ादी मिल रही है। ये एक इस प्रकार का नैरेटिव है जिसमें चित्र को पूरा नहीं देखा जाता। कोई कैनवास है, कैनवास के आप एक कॉर्नर पे देखकर उसको अगर कहते हैं कि ये पूरे कैनवास का ये सार है तो वो गलत होगा। तो ठीक है, वो आक्रांता विदेश से आए, पर उस समय बताइए शिवाजी, देश विदेश क्या था? मैं राजा हूँ, मैं तो देखूंगा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लूँ, श्रीलंका पे कब्ज़ा कर लूँ। उस समय कोई ऐसा यूनाइटेड नेशंस का चार्टर नहीं था कि आपकी देश की बाउंड्रीज़ उस समय डिफाइंड है, बदलती नहीं है देश की बाउंड्रीज़। तो उस समय
किसी को विदेशी कहना, किसी को देशी कहना। अब आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, अभी तो प्रूव हो गया है पूरा, तो हम उस समय जाएंगे क्या? भारत की नागरिकता 1947 से चालू होती है। उसके पहले का जो है उसके आधार पे देशी विदेशी, बाहर से आए अंदर से आए, ये कहना गलत है। अब उसी के संदर्भ में ये भी आ जाता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है। अब मेरा तो जो धर्म है, अब देश विदेश उसमें कहाँ आता है? धर्म कोई देश विदेश के आधार पे नहीं बनते, वो तो पूरी मानवता के हैं, पूरी दुनिया भर में फैलते हैं। आज आप दुनिया में देखिए, कितने देशों में मैं भी गया हूँ, वहाँ कई हिंदुओं के घर रहा हूँ। जापान में, जापान का जो टोक्यो में सबसे बड़ा वहाँ हिंदू एसोसिएशन है, उसका जो पैट्रन है वो एक ज्वेलर है। अब ऐसा देखिए तो ये जापान कहाँ है, और अमेरिका में आज कितने हिंदू हैं, तो यानी इट्स ए बिग कम्युनिटी। कनाडा में कितने सिख हैं, और लंदन में तो जो मेयर पिछले सालों से बना रहता है वो एक मुस्लिम है। तो ये देश विदेश, ये देश की आज़ादी के साथ चालू होता है। और धर्म का तो कोई, अभी कितने नए नए धर्म आते हैं, ज़्यादा तो सक्सेसफुल नहीं होते आज के ज़माने में, पर ये कल्पना से मुस्लिम्स को विदेशी कह देना, क्रिश्चियंस को विदेशी कह देना, ये इसी कल्पना के आधार पे होता है जो बहुत संकुचित और सीमित है। आपने बहुत बुनियादी बात कही कि धर्म का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से, बाउंड्रीज से कुछ लेना देना नहीं जी। वो, और ये बाउंड्रीज भी फ्लूइड थी जी, बदलती रहती थी उस जमाने में। करेक्ट। भारत में जो धर्म पैदा हुए हैं वो विदेश गए। बौद्ध धर्म आज बहुत बड़ा धर्म है, बिल्कुल भारत में पैदा हुआ। ठीक है, सिख धर्म आज दुनिया भर में सिखों की पहचान है और उनकी उपस्थिति है जी। और इतना नया धर्म है और फिर भी इतना फैला हुआ है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से उसकी मान्यता है। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भारत से जो धर्म पैदा हुए और वो दूसरी जगहों पर गए, उनको लेकर के तो कहीं कोई वैमनस्य नहीं है उन देशों में। चाइना कहे कि भारत में पैदा हुआ, या जापान कहे, या पूरा साउथ ईस्ट एशिया अगर ये बात कहे, थाईलैंड कहे, कंबोडिया कहे, तो ये सब तो हमारे यहाँ कुछ लोग धर्म को पॉलिटिकल बाउंड्री से जोड़ के सीमित नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर कल को चाइना भारत पे हमला करके थोड़ा और अंदर आ जाएगा तो क्या हमारा धर्म या हमारे भगवान का जुरिस्डिक्शन, थाने का जुरिस्डिक्शन है क्या, या चौकी का जुरिस्डिक्शन है कि वो भी सिमट जाएगा? तो हमारी पुण्य भूमि इस तरह से तो सिमटती रहेगी और आक्रमणकारियों पर निर्भर रहेगी कि वो हमें जितना ज़्यादा सिकोड़ दें उतना ही धर्म सिकुड़ जाए। तो ये धर्म का तो आइडिया ये गलत है। भारत में जो तीनों धर्म जिनकी मैं बात करना चाहती हूँ, बौद्ध धर्म और भगवान महावीर का और सिख धर्म, ये तीनों धर्म ऐसे हैं जो जिन्होंने निराकार की बात करी है। ठीक है, ये ऐसा आभास दिया जाता है कि निराकार का जो कॉन्सेप्ट है वो विदेशी कॉन्सेप्ट है, वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या जुडाइज़म से आया है। लेकिन भारत में तो इससे बहुत पहले, जुडाइज़म से, क्रिश्चियनिटी से बहुत पहले निराकार की स्थापना महापुरुषों ने की है। आपका क्या ख्याल है? आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि जो भारत की परंपरा, उसको अगर हम हिंदू परंपरा कहें तो उसमें बहुत प्रकार के सोच हैं, मैनी स्ट्रीम्स। और एक मज़ेदार आपको कहानी बताता हूँ कि ये अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरिएट, एक बार अपने दादाजी को मिलने आए। तो दादाजी ने बोला कि तुम्हारा धर्म क्या है बेटा? तो अमर्त्य सेन कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। तो दादाजी का जवाब सुनिए, बड़ा मज़ेदार है। तो आप हिंदू परंपरा के नास्तिक हैं? ये बहुत अहम है। हाँ, अब आप देखिए तो यहाँ भारत में जो ईश्वर की कल्पना रही है, साकार सगुण ईश्वर, निरंकार निर्गुण ईश्वर, उसके पहले पॉलीथिज्म भी रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो ट्राइथिज्म में आते हैं, पर पॉलीथिज्म में इंद्र देवता, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, मारुत और कितने कितने देव हैं। गाय में ही कई कोटि भगवान का वास है, 33 कोटि भगवान। ये तो मेरे ख्याल से मेक बिलीव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये देखिए क्या हुआ, गाय का आपने मुद्दा लाया जो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वैदिक काल में गाय को बलि दिया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद की किताबों से मैं आपको उद्धृत कर रहा हूँ कि वो स्वामी विवेकानंद तो एक यहाँ कहते हैं कि गाय का बलि दी जाती थी और ब्राह्मण इसको जब अपने मेहमान आते थे
तो उनको ये ऑफ़र करते थे। गोघन्य और अघन्य, यानी जो भी काटे जाने वाली गाय वो है जो दूध न देती हो, बैरन हो, और इसके आधार पे वैदिक काल में था। अब क्या हुआ, उसी में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ उदय हुआ। और आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में आंदोलन जो किया, आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन था गाय को बलि देने के खिलाफ। एक बार एक ब्राह्मण रंतिदेव 10,000 गायों को ले जा रहा था बलि देने के लिए। भगवान बौद्ध उसके सामने अड़ गए। उस समय जैसे आजकल लोग अपना रौब दिखाने के लिए शादियों पे बहुत खर्चा करते हैं, तो वहाँ रौब दिखाने के लिए था, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैंने 5,000 गाय का बलि दिया। ये भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से आपको बता रहा हूँ। ये हिंदू राजा था? हिंदू राजा था, ब्राह्मण था, रंतिदेव। तो ये मुख्य बात ये समझने की ज़रूरत है, जो अम्बेडकर भी अपनी रचनाओं में लिखते हैं, कि पहले वैदिक काल में ये होता था, बाद में जैसे जैसे उसी के साथ साथ कृषि समाज का विकास हुआ। अब ये देखिए, आर्थिक परिस्थिति और इससे कृषि समाज में आप कैसे चलेगा? आपको बैल चाहिए, आप गाय की इतनी बलि देंगे तो बैल कहाँ से आएंगे? तो वहाँ से फिर एक तरफ से बुद्ध धर्म के मूल्य और पुराने मूल्य के बीच में टकराव हुआ। फिर गौतम बुद्ध ने जब ये अहिंसा का रास्ता, यहाँ मार्ग हमको दिखाया, उसके बाद जो यहाँ की प्रचलित परंपरा थी, सवर्ण वर्णों में विश्वास रखने वाली, वो परंपरा कमज़ोर हो गई। बुद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। इसको अम्बेडकर कहते हैं क्रांति। इसके जवाब में पुरानी परंपरा, जो ब्राह्मणवादी परंपरा मैं कहूँगा फ्रैंकली, वो वापस आई। और उसने फिर देखा कि पहले हमारी लोग आलोचना करते थे कि हम गाय का बलि देते हैं, तो हम गाय को ही अपना प्रतीक बना लेते। तो गाय को प्रतीक बनाने के बाद सब कुछ गाय में आ गया। आफ्टर थॉट है गाय को प्रतीक। हाँ, यानी ये 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में ये हुआ होगा, या उससे भी बाद में हुआ होगा। और फिर गाय में सब गुण डाले गए कि गाय के पेशाब से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, गोबर से ये ठीक हो जाएगा। अब किसान के जीवन में तो गाय का बहुत महत्व है, वो हमसे ज़्यादा जानता है। पर ये जो इस प्रकार की विचारधारा थी, जो समाज में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी वर्ण व्यवस्था के आधार पे, उसने गाय में सब डालते गए। 33 करोड़ देवता हैं। फिर अभी हमारे अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने सिद्ध करने की कोशिश की कि गाय के मूत्र में सोना होता है। सोना? हाँ, ऐसा। मेटल? हाँ, उन्होंने सिद्ध किया। अब जबकि मैं कहता हूँ भैया, वेटरनरी कॉलेज काय के लिए? वेटरनरी रिसर्च क्या करता है? वो तो सब देखता है। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट था, तो हमने खुद यूरिन का एनालिसिस किया हुआ है, देखा हुआ है यूरिन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो ये गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता है, ये एक महिमा मंडित करने के लिए किया गया। उसके पीछे भी राजनीति है। राजनीति ऐसी है कि भाई बीफ मुसलमानों में वर्जित नहीं है। अब यहाँ भी फ़र्क है, क्रिश्चियंस में भी वर्जित नहीं है। तो क्रिश्चियंस तो बेचारे बच गए, पर मुसलमानों की लिंचिंग चालू हो गई। और मज़ेदार बात यह है कि गाय, ये बीफ के एक्सपोर्ट में इंडिया अभी नंबर 1 या 2 है, और एक्सपोर्ट करने वाले कोई मुसलमान नहीं है। एक्सपोर्ट करने वालों में आपको जैन मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, और ये सब लोग मिलेंगे। सभरवाल साहब नंबर 1 अल कबीर के नाम से। जी जी सर, ये जितनी भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, जो हिंदुओं की कंपनियां हैं, जिनके मालिक हिंदू हैं, वो सब मुस्लिम नाम रख करके बीफ बेचते हैं विदेशों में। और भारत में नाम बताने की बात कही गई कि जो फल बेच रहा है, बीफ नहीं बेच रहा है, जो फल बेच रहा है वो भी अपना नाम बताए। यानी सेब भी मुसलमान का अलग है, हिंदू का अलग है। हम लोग इतनी अतार्किक बातों में कैसे चले गए? और ये बात समाज के गले उतर जाती है, लोग इसको कानून बनाने लगते हैं। ये कैसे हो जाता है? देखिए शिवा जी, ये बहुत गहरा मुद्दा है। एक बार जब आपने नफ़रत का बीज डाल दिया, तो वो बीज आगे चलकर झाड़ बनकर जहरीले फल ही देता है। और उसमें से ये सब चीज़ों को फिर जस्टिफाई करने लगते हैं कि भाई दुकानदार अपने नाम लिखे और ये करे और वो करे। पर जैसे आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि फिर बीफ कंपनियां ये मुस्लिम नाम क्यों रखती हैं? क्योंकि ज़्यादातर उनको गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण ये है। तो ये एक नफ़रत की राजनीति का एक चरम बहुत बड़ा बिंदु है, जिससे मैं ये कहूँगा कि सामाजिक चेतना
जो फैलाई गई है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, और जिसकी शुरुआत आज़ादी के आंदोलन में सांप्रदायिक संगठनों ने ये चेतना फैलाना शुरू किया। अब मुस्लिम सांप्रदायिक तो ज़्यादा पाकिस्तान में गए, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और बर्बाद कर दिया इस सेंस ये में। सही कहा आपने, बर्बाद ही कर दिया। और यहाँ जो हिंदू सांप्रदायिकता है धीरे धीरे अपना सिर उठा रही है, और फिर कभी गाय का मुद्दा आ जाता है, कभी लव जिहाद का मुद्दा आ जाता है, कभी फिर ये बीफ के नाम पे तो कितना पॉलिटिक्स हुआ है। अभी देखिए, एक आपने बीज बोया, मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। हमको बाबरी मस्जिद के नीचे का राम मंदिर जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसका कोई सबूत नहीं है, और खुदाई में अगर आपको मैं याद दिला दूं तो मंदिर तो नहीं मिला, पर बुद्ध विहार के अवशेष मिले। एक उस समय ये कहते थे एक बाबरी मस्जिद दे दो, बाकी हम भूल जाएंगे। फिर कहा काशी, मथुरा और अयोध्या दे दो, हम भूल जाएंगे। पर ये कैंसर यहाँ रुकता नहीं है। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, अजमेर की दरगाह पे भी दावा आ गया। संभल में तो अभी हिंसा चली रही है, और कितनी जगह पे ये होगा कह नहीं सकते। पर उसका बीज कहाँ है? बीज वहाँ इतिहास में है। मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हमारा अपमान किया। और एक उदाहरण लिया बाबरी, बोले ठीक है बाबरी दे दो, मथुरा दे दो, काशी दे दो। द एंड कभी होता नहीं है। उस समय मुझे भी लगता था कि अगर इनको बाबरी दे जाती थी तो शायद आगे का रुक जाता था, पर वो तो शुरुआत थी। हम सबको ये लगता था कि अभी इस पर फुल स्टॉप लगाओ, ये दे करके हैं। Correct. सबको ये ख्याल था कि ये रुक जाएगा। आपने वो फैसला पढ़ा है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला? हाँ बिल्कुल, मैंने विश्लेषण भी किया था उसका। कितना हास्यास्पद बना दिया। कभी इतिहास में जब पढ़ा जाएगा उस फैसले को एक अहम फैसले के तौर पे, तो भारतीय अदालत पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। देखिए उसका उन्होंने अपना सेल्फ कैरेक्टर असैसिनेशन कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना उसमें मज़े की बात यह है कि इस पूरे जजमेंट का बेसिस आस्था को बनाया गया, कानून नहीं। और अभी चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते कह दिया कि ये फैसला था, क्या जजमेंट दूँ? तो मैं भगवान के सामने बैठा 3 महीने तक, तो उसने जो मुझे दिशा दी उसके आधार पे मैंने फैसला कर दिया। अगर जज कोई मुसलमान होता, अल्लाह के सामने बैठता, तो फैसला क्या होता आई डोंट नो। और इसमें मुझे इसलिए गांधी और नेहरू की बहुत तारीफ़ करने की इच्छा होती है कि उन्होंने कहा कि ये मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे हैं ये सरकार का मामला नहीं होना चाहिए। जैसे सोमनाथ मंदिर का केस था, तो गांधी से बड़ा तो कोई हिंदू था नहीं 20वीं शताब्दी में। तो लोगों ने कहा भाई बापू, ये विदेशियों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, सरकारी खर्चे से इसको पुनर्निर्माण करो। बापू ने कहा ये सरकार का काम नहीं है, ये हिंदू समाज सशक्त है, अपने मंदिर का निर्माण करे। फिर राजेंद्र प्रसाद जी बोले मैं जाके उद्घाटन करूँगा। नेहरू ने कहा बिल्कुल नहीं, हम एक सेक्युलर गवर्नमेंट है। और वहीं नेहरू जी की महानता मुझे दिखती है कि उन्होंने कहा मंदिर किसको कहा जाए आधुनिक भारत में। तो वो उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय कहा ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उसमें उन्होंने फिर जोड़ा CSIR, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो, IIT, IIM। ये उन्होंने जो सोचा कि सरकार का फोकस कहाँ होना चाहिए, मंदिर मस्जिद पे या शिक्षा, उद्योग धंधे, पब्लिक सेक्टर, इस पे होना चाहिए। और वो जो रास्ता दिखाया वही फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोनों एक ही जगह से शुरू हुए थे। वो अभी कहाँ है, हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। ये बात और है, फहमीदा रियाज जी का अभी इंतकाल हुआ है, पर उन्होंने तो जब बाबरी मस्जिद ध्वंस को देखा कि तुम भी हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे अभी थे तक भाई? कहाँ चुके थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर द्वार तुम्हारे पहुंची, अरे बधाई, बहुत बधाई। बहुत सही। बेहतरीन है वो। जी, बहुत अच्छी नज़्म है। हम लोग महावीर और गौतम बुद्ध और भगवान महावीर पे दोबारा आना चाहते हैं। ये जो निर्गुण और निराकार का जो ताल्लुक है वो आज के आधुनिक भारत से, जो जब हम देखते हैं भारत में इतनी तरह का क्या कहना चाहिए, एक बुफे है, एक इतने तरह के भगवान कह लें या आस्थाएं हैं। क्या भारतीय संविधान के अलावा कोई दूसरी किताब हो सकती है जो भारत को एक करे? यानी कि उत्तर भारत का हिंदू और दक्षिण भारत का हिंदू, क्या
संविधान के अलावा किसी और किताब पर राजी हो सकता है कि जैसे मनुस्मृति है या मनु संहिता है या और कोई चीज़ है जिसको हम अपना लेंगे? कुछ आपको दिखता है? और फिर नॉर्थ ईस्ट अपनी जगह है जहाँ हमें पता है कि उनकी आस्थाएं अलग तरह से हैं। देखिए, ये भारत का संविधान ये कोई हवा से नहीं टपका है। पहली बात तो हमें ये याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन का जो संघर्ष था उसके मूल्यों से ही भारतीय संविधान निकला है। तो पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान किसी एक क्षेत्र का, किसी एक भाषा का, किसी एक धर्म के आधार पे नहीं बना है। सब भाषाओं के, सब क्षेत्रों के, सब धर्मों के मिलन से ये संविधान बना है, ये हमें याद रखना चाहिए। और जो आप बात कर रही हैं, मनुस्मृति हो या कुरान हो या जो भी दूसरों का श्रद्धा स्थल हो, वो बहुत आदरणीय है, पर वो उस समाज के लिए है एक निजी पहचान के रूप में। भारतीय पहचान के रूप में भारतीय संविधान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। भारतीय संविधान यानी मैं उसको क्लोज एंडेड नहीं कह रहा, उसके भी हम आगे जा सकते हैं। और हम जा सकते हैं कहाँ जाना है आगे, तो कहाँ जाएंगे? यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। रास्ता तो वो होना चाहिए, आगे का रास्ता वही है। और ये इधर मनुस्मृति या फिर और कोई धार्मिक किताब को लाके वो एक तो सबको एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और वो उस समय की संहिताएं जो थी उस समाज को लक्ष्य में रख के बनी थी। ये दूसरी बात देखिए ना कि समाज कोई एक स्थिर चीज़ नहीं है, ये एक ठहरा हुआ तालाब नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। और समाज में निरंतर परिवर्तन होते हैं। हमारे समाज में राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संस्थाएं जो बनती हैं, उद्योग धंधे जो बनते हैं, कम्युनिकेशन जो होता है, एजुकेशन जो होता है, ये बदलाव के अनुसार आज हम उन ग्रंथों के आधार पे सरकार नहीं चला सकते, अपना जीवन चला सकते हैं अपने। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। तो निजी तौर पे वो चल सकता है, पर एक इंडिया के तौर पे एक ही किताब हमको आगे ले जा सकती है, और वो है भारतीय संविधान। यानी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट, मिज़ोरम, मेघालय, यहाँ पर मनुस्मृति या मनु संहिता को अगर हम लागू करने की कोशिश करते भी हैं तो उसमें बहुत दिक्कत हिंदू समाज के अंदर से ही आने वाली है। तो अभी जो मनुस्मृति और मनु संहिता की बात बार बार लाई जाती है, इसका आधार उन लोगों के नज़र में क्या बहुत छोटा भारत है? मतलब बृहद भारत जो है, जो बड़ा भारत है, उसमें तो ये चलेगा नहीं। देखिए, मनुस्मृति की बात आप दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली में लॉ फैकल्टी में डिपार्टमेंट में मनुस्मृति को बाकायदा पढ़ाने की, मनु संहिता को बाकायदा पढ़ाने की बात हुई, जिसका विरोध किया गया, वो रुक गए। लेकिन हमें पता है वो रुक ज़रूर गए हैं, वो धीरे से किसी ना किसी तरह आने लगेगा। तो इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है, क्योंकि आप इतिहास को बहुत दूसरी तरह से भी देखते हैं इस नज़रिए से, तो इसलिए मैं ये बात जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। आप तो दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट की बात करती हैं, मैं बात करूंगा कि हिंदू समाज के अंदर ही जो दलित हैं और जो महिलाएं हैं, क्या वो इसको स्वीकार करेंगी? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जब मनुस्मृति को जलाया तो उनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि इसमें शूद्र और दलितों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इसको जला रहा हूँ। और जला रहे थे वो तो उस मीटिंग में थे, और फिजिकली जलाने वाला जो था वो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सहस्त्रबुद्धे। अच्छा जी। हाँ, अब ये देखिए, तो मनुस्मृति तो हिंदू समाज के बड़े तबके को भी स्वीकृत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत का छोड़ दीजिए, ये तो कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनको मनुस्मृति में अपना स्वार्थ दिखता है। उसके अलावा मनुस्मृति हिंदू समाज के बड़े तबके को स्वीकृत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो ज़्यादा लोग गांधी के पीछे क्यों आते, सांप्रदायिक प्रभावों के पीछे में क्यों नहीं आते? ये तो सच्चाई है इतिहास की कि भारत के आज़ादी के आंदोलन में गांधी के उदय के बाद क्या केवल उसमें सवर्ण हिंदू थे या पूरा समाज था? समाज का बड़ा तबका था, मुसलमानों का बड़ा तबका था। 1937 तक तो ज़्यादा मुसलमान गांधी जी के पीछे ही थे। अब ये बाद में खैर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ये उसके कारण थोड़े से मुसलमान ज़्यादा जिन्ना के पीछे हो गए, नहीं तो गांधी के पीछे सब थे। और गांधी अपने आप को हिंदू पहचान हमेशा देते रहे। जी।
हिंदू पहचान देने के बावजूद उन्होंने मनुस्मृति के जो मूल्य हैं उसके विरोध में आंदोलन चालू किया। और एक आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, गांधी ने 1932 में जब पूना पैक्ट साइन किया, उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं आगे 2 साल तक सक्रिय राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं एक ही काम करूँगा। वो क्या है? छुआछूत का विरोध, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है, तो अंबेडकर जी ने क्या कहा था? इंटर कास्ट मैरिज इम्पॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने वो 2 साल तक गांव-गांव घूम के, ये बहुत कम रेखांकित किया जाता है, इसमें 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो गांव-गांव घूम के उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ बात की, दलितों के मंदिर प्रवेश की बात की, और उसी के साथ उन्होंने एक नियम बनाया कि मैं अब से उसी शादी में जाऊंगा जो इंटरकास्ट मैरिज है। वाह, ये तो बताया ही नहीं जाता। उनके जो क्लोज रिलेटिव एक थे, सेम कास्ट में शादी थे, गांधी जी नहीं गए। और अंबेडकर गांधी को आजकल एक दूसरे का विरोधाभासी बताया जाता है, पर गांधी जी ने वही रास्ता अपनाया जो अंबेडकर को चाहिए था। और ख़ास बात, अंतिम बात, अंबेडकर जी की जब दूसरी शादी हुई एक ब्राह्मण महिला से, तो पहली बात अंबेडकर जी ने कही, आज अगर बापू होते तो बहुत खुश होते कि एक इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। तो ये जो मनुस्मृति की बात आप कर रही हैं, ये दूसरी शताब्दी में, पहली शताब्दी में उस समय की समाज की जो ज़रूरतें थी उसके हिसाब से वो नियम उस समय बने होंगे, और उसका समर्थन आज का बड़ा हिंदू समाज नहीं करता। एक तबका है जो ऐसे मूल्यों को लाने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरा तबका वो भी है जो जागरूक हो रहा है कि हमको इससे बचना है। और पिछले आप 2024 के चुनाव में देखो तो मैं एक तरफ रखता हूँ भारतीय संविधान, एक तरफ मनुस्मृति के मूल्य, दोनों विरोधाभासी हैं। और 2024 के चुनाव में संविधान के नाम पे चुनाव लड़ा गया, और उसका परिणाम भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से एक अलग परिणाम हमको देखने को मिला। यानी लोगों के बीच में जो भारतीय संविधान की वैधता और उसकी ज़रूरीपन जो है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है। जी 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 लोगों को पता है कि हमें ये संविधान की किताब चाहिए। जी मैं सावरकर साहब पर आना चाहती जी हूँ। जरूर। इस समय भारत में जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत सारा उनका लिखा हुआ, मतलब उनकी जो किताब है उसमें लिखा हुई चीज़ें हैं। एक चीज़ उन्होंने लिखी कि लेजिटिमेट टूल ऑफ वॉर और पॉलिटिकल टूल के तौर पे रेप को उन्होंने लिखा अपने यहाँ। और हमने देखा आज भारत में महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं, खासकर रेप और गैंग रेप बहुत बढ़ गए हैं। जी 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 ये कैसे हो रहा है कि एक तरफ हम नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय नारी सुरक्षा दिवस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के उन्मूलन के ऊपर दिवस हम देख रहे हैं, सारी दुनिया मना रही है, और भारत में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को हेट क्राइम और आइडेंटिटी क्राइम दोनों बना दिया गया जी है ना। मणिपुर आप देख रहे हैं, और उसके अलावा भी आप कैसे देखते हैं, क्या हमारे पास ऐसे राजनेता नहीं हैं जो हमें नैतिक सही रास्ता दिखाएं? ये अनैतिक रास्ता दिखाने वाले नेता हमें चाहिए क्या? देखिए शिवा जी, इसमें आपने सावरकर का उल्लेख, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो कई कारणों से एक आदर्श राजा थे, कई मामलों में। तो उनकी फौज एक बार कल्याण गई, बम्बई के पास कल्याण है, बसीन भी, कल्याण बसीन गई। वहाँ का राजा सूबेदार मुसलमान था, उस पर आक्रमण किया, संपत्ति लूटी, और उसी लूट के साथ उसकी सुंदर बहू को उठाकर ले आए। और वो जो गया था सेनापति ये वॉर में, उसने ये बहू को आके शिवाजी महाराज को भेंट के रूप में दिया कि महाराज हम आपके लिए भेंट लाए हैं। अब राजा, उस समय तो जो राजा लोग लूट करते थे उसमें संपत्ति और स्त्रियां दोनों होती थी। शिवाजी महाराज का आदर्श यहाँ दिखता है कि उन्होंने जो सूबेदार लाया था उसको डांटा और बोले ये स्त्री तो मेरी माँ के समान है। और उसमें बड़ा प्यारा शब्द उन्होंने कहा, अगर ये मेरी माँ ऐसी होती तो मैं भी शायद इतना बदसूरत नहीं होता। ये अलग पहलू है। तो बोले इसको पूरी इज्जत के साथ वापस इसके घर छोड़ कर आओ। और सावरकर इसके बारे में लिखते हैं कि शिवाजी ने बहुत बड़ी गलती की, ये मौका था बदला लेने का। क्या शिवाजी महाराज को दिखा नहीं कि मुसलमान राजाओं ने कितना यहाँ पे हिंदू स्त्रियों पर ये किया है? तो रेप एज ए टूल ऑफ रिवेंज, ये सावरकर उसकी स्थापना करते हैं।
और दूसरा आपको बता दूं कि जो भी राजनीति धर्म के नाम पे चलती है, कहीं भी चले, बुद्ध धर्म के नाम पे चले, इस्लाम के नाम पे चले, वो क्लियर कट दिखती है। वो औरतों को दुय्यम दर्जा देती है, औरतों को उपभोग की वस्तु के रूप में देखती है। और इसीलिए अगर आप देखें तो जब से ये धर्म के नाम की राजनीति, अब ये फ़र्क करना ज़रूरी है, बार बार मैं क्लैरिफाई करता हूँ, धर्म का विरोध नहीं, धर्म के नाम की राजनीति का विरोध पूरा पूरा। तो धर्म के नाम की राजनीति जहाँ आती है तो स्त्रियों का स्थान दुय्यम हो जाता है, दुय्यम हो जाता है, केवल उनको उपभोग की वस्तु के रूप में या सेवा के करने वाली के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार के अत्याचार बढ़ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक राजनीतिक जो चीज़ है, पुरुष प्रधान, और कोई भी सांप्रदायिक राजनीति आप देखिए, वो पुरुष प्रधानता को महत्व बढ़ा देती है, पैट्रियार्की को मजबूत कर देती है। कहीं भी हो, अफ़गानिस्तान में देखिए और पाकिस्तान में देखिए, और यहाँ भी वही चल रहा है। तो इसलिए सावरकर से आपने जो शुरुआत की वो बहुत रोचक है। कहीं तो भी इसकी जड़ जो धर्म के नाम की राजनीति है, उसकी जड़ में सावरकर दिखते हैं। यहाँ मैं एक और भी बात करूँ कि हिंदू धर्म की जड़ में मुझे गांधी दिखते हैं। कोई पंडित आचार्य, मौलाना पंडित आचार्य से पहले मुझे गांधी दिखते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को कैसे जिया जाए ये उनकी ज़िंदगी में एक एक क्षण में दिखता है। और हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति कैसे की जाए वो सावरकर में हर जगह दिखता है। तो उसी का एक उदाहरण था कि शिवाजी के ऊपर उन्होंने जो आलोचना की, और आज जब धर्म के उनके मानने वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके नाम पे राजनीति मजबूत हो रही है, तो स्त्रियों का हाल उसी दिशा में जा रहा है। 2 सवाल आ रहे हैं जहन में, आप चाहें तो उसका जवाब दीजिएगा। आपने आनंद मठ का नज़र डाली है आपने? जी। और आनंद मठ में जो विलन है उन साधुओं का, वो कौन है? और क्योंकि मैंने भी ज़ाहिर देखा है उसको, और बहुत लोग ये कहते हैं कि आनंद मठ की एक कविता जो वंदे मातरम का जो गान है, उसका मुसलमान विरोध क्यों करते हैं? आपको इसमें कहीं कोई जुड़ाव नज़र आ रहा है? क्या बात है? देखिए, आनंद मठ मैंने केवल तनिका सरकार का एक उस पर लंबा रिव्यू था, हिंदू वाइफ हिंदू नेशन, उसको पढ़ा था। अब ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने ये जो साधुओं का विद्रोह, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके विद्रोह का एक नाम था, सनातन या ऐसा कुछ तो भी नाम था। जी जी। तो वो उसका जो विलेन है वो एक मुसलमान राजा है, और आखिर में बंकिम चंद्र लिखते हैं कि इनका विद्रोह सफल हो गया और मुसलमान राजा का राज्य जाके ब्रिटिश का करुणामयी राज्य आ गया। तो क्लियर है। और वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा जनरल हैं जो हमारे राष्ट्रगीत के रूप में आए हैं, और जो बाकी पूरा गीत है वो पूरा हिंदू देवी देवता इमेजरी का, काली माँ, ये सब के ऊपर है। इसलिए मुसलमानों को इसका थोड़ा विरोध लगता है। और उसमें मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान है। तो इसलिए मुसलमानों को एतराज़ होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये एतराज़ क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है उसमें उन्होंने सीधे मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान किया है। करेक्ट, बिल्कुल। और वंदे मातरम से एतराज़ कोई भी इंसान कर सकता है, मतलब उसको न्यायवादी होना चाहिए, बस वो कर सकता है। तो मुसलमान अपनी ही कत्ल की गाथा को कैसे अपना सकते हैं? एक ही बात इसमें जोड़ दूं, जब राष्ट्रगीत के लिए चर्चा हुई थी तो 3 गाने उसमें आए थे, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन और वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा, भाई उनके लेखक वो पाकिस्तान चले गए थे तो वो तो रूल आउट हो गया, वो भी बहुत प्यारा गीत है। फिर इसका आया वंदे मातरम का, तो वंदे मातरम में जो कमेटी थी, सॉन्ग कमेटी, उन्होंने देखा कि इसमें मुस्लिम विरोध, जैसे आप बता रही है, मुस्लिमों के खिलाफ एक प्रकार का वातावरण, एक प्रकार का ये सब है, इसलिए उन्होंने इसके पहले 2 स्टैंजा को एंथम के रूप में नहीं, सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट किया। एंथम तो जनगण मन, क्योंकि जनगण मन में पूरे देश की विविधता, एकता और आगे के रास्ते को बताया गया है, वो बहुत गाने में भी बहुत प्यारा है, तो इसलिए उसको स्वीकार किया गया। आपने पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात की जी,
और पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने तो इतना बंटाधार कर दिया है, सबको आपस में रिश्तेदार बना दिया है। तो जो विशुद्धतावादी, शुद्धतावादी और प्योरिस्ट रेस्ट वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। जी। कुछ नहीं पता कि मेरी रिश्तेदारी अमित शाह साहब से निकले कि मोदी जी से निकले कि नॉर्थ ईस्ट के किसी नेता से निकल आए, कुछ नहीं पता। ये जो आपस में जेनेटिकल रिश्तेदारियां हैं, अब इसका क्या किया जाएगा? हम लोग कैसे शुद्ध हों? देखिए, इसमें शुद्ध और अशुद्ध अपने आप में गलत कल्पना है। हम सब शुद्ध हैं। अब जो हमारी रिश्तेदारियां 60,000 साल पहले थी, उसको आप कैसे याद कर सकते हैं? 3 जनरेशन, 2 जनरेशन, 1 जनरेशन से ज़्यादा आप ये रिश्तेदारियों को संभाल नहीं सकते। समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, और ये शुद्ध अशुद्ध की कल्पना कुछ लोगों द्वारा डाली गई है। इंसान के रूप में हम सब पवित्र हैं, हम सब अच्छे हैं, और हम दोस्ती के आधार पे तो हर समय जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारी के आधार पे अभी जुड़ गए हैं। पर ये पुरानी रिश्तेदारियाँ 30,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, उसका आज कोई मतलब नहीं है। शुद्धता और अशुद्धता पे उसका कोई असर नहीं है। ये पूछा कि आज भारत पर किसका क्लेम है? कौन है जो भारत का है, या भारत किसका है? देखिए, भारत पर उसका क्लेम है जो भारत का नागरिक है, और भारत की नागरिकता जो हमारे संविधान में डिफाइन की गई है, भारत उनका है, उनके भविष्य के लिए और भारत के भविष्य के लिए उसी आधार पर हमको जाना पड़ेगा। और मेरा जन्म उस जगह हुआ था जो अभी पाकिस्तान में है, तो मैं भारतीय हूँ या नहीं? अभी सीए के लिए वो 3-3 जनरेशन के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। सिंपल बात है कि आपके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक भारतीय संविधान है। उसकी परिभाषा में जो नागरिकता आती है, वो उसका भारत इंडिया बिलोंग्स टू दोज पीपल। अब इसमें आप पुराना जाते जाएं तो फिर साउथ अफ्रीका के लोग बोलेंगे हमारा कब्जा यहाँ भारत पे भी है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। या फिर स्टेपीज के लोग बोलेंगे भारत पर हमारा कब्जा है। तो कट ऑफ डेट क्या होगी भारत की बिलोंगिंगनेस की? 15 अगस्त 1947, क्लियर कट। इसमें अब उस समय माइग्रेशन हुआ, बहुत दुखद था। जैसे हमारे जैसे परिवार पाकिस्तान से इधर आए, कुछ मुस्लिम परिवार उधर से उधर गए, पर उसी के आसपास 15 अगस्त जो है वो हमारी कट ऑफ डेट होना चाहिए। आपका परिवार उस समय आया जब पार्टीशन हुआ? जी 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 जी। बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, बहुत विभत्स देखा होगा। हाँ, उसमें एक मैं निजी बात बता दूं, मैं उस समय छोटा था, 1.5-2 साल का रहा होऊंगा, और परिवार में ज़्यादा जोर इस बात पर था कि आगे कैसे चलें। ये एक बहुत अच्छी बात थी, पीछे देख के आगे नहीं चलना। कुछ चाचा लोग, फूफा लोग बताते थे ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, इतनी तकलीफ़ हमको हुई रास्ते में आने में। पर हमारे परिवार ने आगे देखने का ज़्यादा फैसला किया, पीछे बातों को ज़्यादा देखा नहीं। खैर, उसके कारण कई लोग। आपके अंदर बदलने की भावना नहीं आती? वो तलखी, वो कड़वाहट कैसे हैंडल किया? देखिए, मेरा निजी मामला थोड़ा अलग है, पर ज़्यादातर हमारे परिवार और समाज के लोग जो आए, उनमें उस प्रकार की नफ़रत या तो पहले से थी या उसको फिर से उकसाया गया। अब मेरा निजी मामला तो ऐसा है कि मैं स्कूल लाइफ से ही अपने आप को एक भारतीय के रूप में देखता था, और नेहरू, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये मेरे आदर्श रहे हैं। तो मैंने एक अलग तरीके से सोचा, बदले का तो सवाल ही नहीं है। और पूरी मानवता को, मैं तो उस समय भी सोचता था ये क्या देश की बाउंड्रीज़ हैं, हम तो पूरे सब इंसान हैं, ऐसे मेरे अंदर जल्दी। पर परिवार के कई हमारे दूसरे जो रिलेटिव परिवार हैं, उनमें उस समय बदले की भावना भी थी थोड़ी, और बाद में ये और मजबूत हो गई अभी पिछले 30-40 साल में। तो जब मैं इधर काम कर रहा हूँ कि भाई ये नहीं रहे, बाकी मेरे जो आसपास के लोग हैं वो एक अलग विचारधारा में जी रहे हैं। मिलते जुलते हैं उन रिश्तेदारों से? बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। उन्हें आपसे दिक्कत नहीं? पता नहीं। अच्छा, इस पर बात नहीं होती? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, इस पर मैं बात ही नहीं करता, और आजकल मेरा जो संपर्क है उनसे काफ़ी कम हो गया है। लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हैं सर। हाँ नहीं, अब मैं तो अलग से, जो मेरा बड़ा परिवार था, बड़ा कम्युनिटी थी, वो नागपुर में थी। 1975 से मैं बम्बई में ही रहता हूँ, तो हमारा डाइनिंग टेबल छोटा ही है। जी, मैंने कहा इसलिए कहा कि पति पत्नी, बाप बेटे आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। ये इस समाज की, इस समय की राजनीति की देन है। सर, मैं आपको मराठी समझती थी। आप पाकिस्तान से आए? मैं पंजाबी हूँ,
अब वो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में झंग में मेरा जन्म हुआ था 1945 में, और मेरा परिवार 1947 में यहाँ आ गया। तो मुझे इससे क्या फ़र्क आप पड़ता है। मराठी भी बोल लेते हैं? बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि स्कूल में मराठी थी और मैं पेशे से डॉक्टर था, कई साल डॉक्टरी भी की। जी। तो जो मराठी पेशेंट्स आते थे उनसे मराठी में बात करने में उनको आसानी लगती थी, तो वो भी था। और पंजाबी आती है? पंजाबी अभी थोड़ी भूल रहा हूँ, समझता हूँ 100% समझता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो उससे मैं पंजाबी में बात करता था। तो उनको गए भी 20-25 साल हो गए हैं, तो बाकी तो पंजाबी बोल नहीं पाता मैं। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे लोग कितने तरह की आइडेंटिटीज से मिलके बने। पंजाबी भी घर में है, मराठी भी घर में है, हिंदी तो है ही, अंग्रेजी भी है। वाह। एक ये और आइडेंटिटी जोड़ देता हूँ, जी। मेरी पत्नी गुजराती है। गुजराती। तो मिनी कॉस्म ऑफ इंडिया है आपके घर के अंदर ही। मेरे बेटे को मैंने एक बार जब छोटा था, वो हम आईआईटी में रहते थे ना, तो उसको मैंने पूछा तुम शहर में रहते हो कि गांव में रहते हो, तो बोले नहीं मैं आईआईटी में रहता हूँ। और बोला तुम्हारा क्या हो, बोले मैं इंडियन हूँ। बस वहाँ से बात शुरू हुई। हमारे परिवार, हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें इस प्रकार से बातें चली। अपने बारे में बताइए सर थोड़ा सा, जी देखिए, मेरे अपना पास, बचपन थोड़ा बताइए। हाँ, बचपन में ऐसा था कि हम लोग वहाँ से विस्थापित होकर नागपुर आए थे, तो थोड़ा आर्थिक दिक्कत थी, पर उसको कभी तकलीफ के रूप में नहीं लिया। घर में पानी नहीं आता था तो सड़क पे जाके नहा लेते थे, ऐसा भी हुआ है। स्कूल में छतरी नहीं थी तो दो दोस्तों के छतरी में लिफ्ट लेके चले जाते थे। किताबें नहीं थी, दोस्तों से किताबें मांग के पढ़ के निकल गया। फिर धीरे धीरे घर समृद्ध होता गया, और बचपन से मुझे थोड़ी सी, मेरे एक चाचा थे जो अभी नहीं रहे, तो उन्होंने मुझे एक आदत लगाई न्यूज़पेपर पढ़ने की, और बोले इसमें जो आता है ना, आज जिनकी चर्चा है, कॉलम आता था हम नागपुर के अखबार में, आज जिनकी चर्चा है, यानी उसमें राजनीतिज्ञ भी होते थे, धर्मगुरु भी होते थे, प्रोमिनेंट लोगों। बोले इसको तुम ये लिखो, इस पे हफ्ते के हफ्ते बना के मुझे बताओ। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा फिर राजनीति में रुचि आने लग गई, और न्यूज़पेपर ज़िंदगी का बड़ा भाग बन गया। फिर 7वीं 8वीं तक आते तक मुझे लगा कि भाई अब पूरी दुनिया को अपना मानना चाहिए। तब तक मैं थोड़ा थोड़ा गांधी, नेहरू, 9th में आने तक तो गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, इनका बहुत, मैं खाली टाइम पे पहले तो हिंदी साहित्य बहुत पढ़ता था। यानी स्कूल की पढ़ाई एक तरफ है, और ये दूसरी पढ़ाई हिंदी साहित्य में भी मैंने विशारद किया, और काफ़ी रुचि आती थी। मेरी पूरी वैकेशंस थोड़ा बहुत खेलना फिरना, ज़्यादा पढ़ना, और यहीं से फिर पढ़ते पढ़ते लगा कि समाज के लिए करना चाहिए, समाज के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो वो मेरा एक बैठ गया अंदर कि भले एक दाल रोटी के लिए मैं डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा, पर अल्टीमेटली मुझे समाज के इस क्षेत्र में काम करना है। तो पहले मुंशी प्रेमचंद आए जीवन में, फिर धीरे धीरे मार्क्सवाद आया, फिर अंबेडकर आए, फिर ये सब रास्ते में चलते हुए 6 दिसंबर 1992 तक मैं ज़्यादातर ट्रेड यूनियन के लिए संबंध रखता था, उसको समझने की कोशिश करता था, मज़दूरों के इश्यूज़ वगैरह को। और 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद टूटी, तो वही रात को मैं चैन से सोया नहीं, और मैंने कहा ये जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, ये ऊपरी मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी गहरा है। और जो मेरे अभी तक की पढ़ाई थी मार्क्सवाद और गांधी, नेहरू, भगत सिंह, उससे मुझे लगा कि ये जो राजनीति है ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये मुझे उसी दिन लगा, ये समाज के हाशिए के लोगों को और दबाने के लिए है, एक, और दूसरा ये यहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। तो तब से मैं आईआईटी की नौकरी के साथ साथ, तो छुट्टियाँ मिलती थी, ये सब पढ़ता था। फिर सांप्रदायिकता के ऊपर फिर असगर अली साहब से दोस्ती हुई, गुरु भी बने वो मेरे। तो फिर सांप्रदायिकता पे पूरा मैंने अध्ययन, और अध्ययन के बाद फिर थोड़ा सा बोलने के बाद लिखना। फिर 2004 में मैंने आईआईटी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तब से पूरा टाइम यही करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ। कोई मैं समाज शास्त्र से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर पढ़ लिख के मैंने समझने की कोशिश की है इन मुद्दों को। आईआईटी में आपका विषय क्या था? मैं एमडी मेडिसिन हूँ। आईआईटी मैंने ज्वाइन की थी एज ए डॉक्टर, हॉस्पिटल डॉक्टर, और वहाँ से फिर चालू हुआ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एकेडमिक। तो उसमें मैं प्रोफेसर था, तो रिसर्च भी किया थोड़ा बहुत।
स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, और 2004 में मैंने सब छोड़ दिया। फिर वो मेरा विषय था, फिर यही मुख्य विषय हो गया। आपने अपने 4 हीरोज़ का ज़िक्र किया, उसमें नेहरू साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी। ये कॉमन सेंस कैसे बनाया गया कि नेहरू मुसलमान थे, नेहरू के पिता मुसलमान थे? ये कैसे हो गया? हम लोग आपसे बात की पीढ़ी के लोग हैं, हमें तो लगता था ये सेटल्ड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबको पता है कि पंडित नेहरू कश्मीरी पंडित परिवार के थे और कौल परिवार उनका परिवार है, और ये जो उनकी पूरी परंपरा है वो सनातनी हिंदू परंपरा के ही है, और वो खुद भी कहते हैं अपने कई जगहों पर। ये कैसे हो गया? देखिए, आज़ादी के आंदोलन में जो भी हमारे हीरोज़ रहे हैं, उसमें गांधी, नेहरू, पटेल सबसे आगे थे। भगत सिंह का तो खैर कोई उनके बारे में उनको कोई बदनाम कर नहीं सकता। पटेल के थोड़े बहुत वाक्यों को लेके आज की राजनीति में उनको झगड़ा लगाया जाता है। झगड़ा लगाया जाता है। गांधी को ज़्यादा बदनाम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते। आज गांधी को भी बदनाम कर रहे हैं। जैसे गुजरात में एक पढ़ाया जाता था, या पढ़ा किसी विद्यार्थी ने, गांधी जी की हत्या, गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई? तो लड़के ने जवाब दिया, उन्होंने आत्महत्या की थी। हाँ? हाँ। अब ये गांधी के बारे में भी बहुत कुछ नकारात्मक बोलते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मेरे भतीजे भांजे वो सब गांधी, क्या गांधी की बात करते हो, उसने तो देश को बर्बाद कर दिया। फिर भी विदेशों में तो जाके बोलना पड़ता है मैं गांधी और बुद्ध के देश से आया हूँ। अब एक व्यक्ति रह गया जिसने इसमें योगदान दिया और उसको बदनाम कर सकते, वो है नेहरू। क्योंकि नेहरू ने शुरू से कहा था कि जो धर्म के नाम की राजनीति होती है ये फाशीवाद की तरफ ले जाती है, और जो मुख्य संख्यकों का मेजॉरिटेरियन सांप्रदायिकता होती है वो देश में फाशीवाद का रास्ता खोलती है, और माइनॉरिटी की जो सांप्रदायिकता होती है वो अलगाववाद के रूप में आती है। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं किया, स्पष्ट रूप से उनकी हर समय आलोचना की। तो आलोचना वो क्या है कि आप नैरेटिव बनाते जाएं और धीरे धीरे उसको विकसित करते जाएं तो लोगों तक पहुंचता रहता है। वही नैरेटिव बनाया गया। मुसलमान हैं, एडविना माउंटबेटन से अफेयर था, अय्याश थे। आपको उदाहरण देता हूँ, उनकी एक भांजी उनको गले लगती है पीछे से, तो बोलते देखो नेहरू क्या कर रहा है। गांधी जी के लिए भी इसी तरह की बात। करेक्ट। तो नेहरू को ज़्यादा करते हैं क्योंकि गांधी इतने ऊपर चले गए कि उनको गिराना इतना आसान नहीं है। नेहरू हैं तो नेहरू ने जो सांसारिक हैं वो थोड़ा, हाँ, तो इसलिए हाँ, तो एडविना माउंटबेटन पे भी ये करते थे। मैं बचपन में भी मैं सुनता था, और ज़्यादातर ये उन्हीं लोगों के रूप से मुँह से जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं। तो नेहरू के ऊपर ये एक कॉल्स की एक किताब है, द नेहरूज़, उसमें पूरे उनकी लीनिएज दी हुई है। अशोक कुमार पांडे का वीडियो एक बहुत बेहतरीन है इस पे, क्या नेहरू मुसलमान थे। तो सच्चाई तो है, पर आज सच्चाई फैलाने वालों की संख्या कम है, और जो नफ़रत फैलाई जिन्होंने शाखाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आज वो लाखों में है। तो मैं जानता हूँ कि मैंने नेहरू के बारे में जो कह रहा हूँ, अभी आदित्य मुखर्जी की बहुत बेहतरीन किताब भी आई है उस पर, पीयूष बबेले की भी किताब बहुत अच्छी है उसमें, पर ये आम जनता तक पहुँचती नहीं है। जो ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी में लिखते हैं, और ये जो माहौल बनाया जाता है वो वर्नाकुलर लेवल्स पर बनाया जाता है। पीयूष बबेले की किताब हिंदी में है, अशोक की भी किताब हिंदी में है, अशोक कुमार पांडे साहब का वीडियो हिंदी में है। जी हाँ, किताबें भी उनकी हिंदी में हैं। हाँ, तो ये अच्छा काम हो रहा है कि कुछ लोग अब हिंदी में को करेक्ट ये तो मेरा बोलने का तात्पर्य यही था कि एक जो लेखक और समाज में जो पुल चाहिए, जो लेखक की बात है। अब रोमिला थॉपर को मैं अपने वॉचमैन को नहीं समझा सकता, सिक्योरिटी गार्ड को नहीं समझा सकता। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। तो एक बीच में ब्रिज चाहिए। तो ये घटना भी हुई। अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे पास पहले तो अभी कोविड के पहले किताबें वगैरह बहुत आती थी, मैगजीन्स बहुत आती थी। तो एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो देखता था बिल्डिंग में मेरे को ही सबसे ज़्यादा मेल आती है, तो मेरी मेल अलग रख देता था। एक दिन बोला, सर आपके पास तो इतनी किताबें आती हैं, हमको कुछ पढ़ने को तो दीजिए। मैंने कहा यार इसको मैं क्या दूँ। तो फिर मैंने वहाँ से प्रेरित होके पॉपुलर पॉकेट बुक्स बनाई। अमन कथा, गांधी कथा, अंबेडकर कथा, आतंकवाद, 4 पॉकेट बुक्स मैंने बनाई
और वो मैंने उसको गर्व से पहली कॉपी उसी को दिया, छोटी सी थी। तो और उसने अम्बेडकर की किताब जब पढ़ी तो दूसरे दिन मेरे को दूर से ही उसने नमस्ते कर दिया। अमन कथा पढ़ी, दूर से उसने मुझे बहुत सराहा कि अच्छा किया आपने मुझे ये बुक दी। तो ये इसकी कमी है। रोमिला थॉपर, इरफान हबीब और आम जनता के बीच में। अब देखिए, अशोक कुमार पांडे का भी चैनल चल रहा है, अच्छा 10 लाख 20 लाख होगा, 25 लाख होगा। देश में लोग कितने हैं? 140 करोड़। अब अलग अलग चैनल आए हैं, ध्रुव राठी का है, रवीश कुमार का है। ध्रुव राठी कभी कभी कहते हैं कि 25-2.5 करोड़ लोग मेरे सदस्य हैं। फिर भी मैं कहता हूँ भैया बहुत थैंक यू वेरी मच, पर देश में 140 करोड़ है। तो इन लोगों के बीच में और जनता के बीच में एक संपर्क की कड़ी जो होना चाहिए, पीस वर्कर, वो हमने तैयार नहीं किए। ये अपनी गलती, हमारी गलती है। और ये पुल की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक चेतना ये राजनीति का निर्धारण करती है। और जो सामाजिक चेतना गांधी के समय थी, एंटी ब्रिटिश, दलितों को सामने लाओ, स्त्रियों को सामने लाओ, सब बराबरी की बात करो, वो गांधी के समय की चेतना थी। अभी चेतना उससे पूरी उल्टी हो गई। उसका कारण क्या है? इसके पीछे लाखों कार्यकर्ता कार्यरत हैं वो चीज़ों को फैलाने के लिए कि नेहरू अय्याश था। और नेहरू ने जो योगदान दिया, उनकी भांजी को गले लगाया, वो क्या क्या अपराध है भाई उसमें? इससे प्यारी चीज़ तो हो नहीं सकती कि मैं अपनी पोती को गले लगाऊं या भांजी को गले लगाऊं। पर फैलाने वाले लोग ज़्यादा हैं इसको, यानी मैं अपनी भाषा में कहता हूँ सामान्य सामाजिक सोच। सामान्य सामाजिक सोच यानी वो सोच जो ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुँचता है। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। अब नोम चॉम्स्की ने भी यही लिखा था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। क्या था उसका मतलब? कि लोगों की सोच के ऊपर वो सोच आती है जो सरकार बनाती है। प्रोपेगेंडा। इसीलिए वो वियतनाम पे कभी हमला कर देते, कभी इराक पे हमला कर देते। इराक पे हमले के समय उन्होंने क्या बोला था फौज को? आप जाओगे तो इराक के लोग आपको मुक्तिदाता के रूप में देखेंगे, फूल देंगे, चॉकलेट देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जो वहाँ सोल्जर जाता है मरने और मारने, वो तो इस कल्पना से गया कि इराक में जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। अमेरिका की जनता सोचती है कि इराक में आक्रमण किया, वेरी गुड। मेरा एक क्लासमेट था, हमारे MBBS के बाद वो अमेरिका चला गया, तो वैकेशंस में आया। तो बहुत उस समय तो एक अलग गहरी दोस्ती होती है, प्यार भी होता है। तो उससे मैं बात कर रहा था, तो बोले देखो ना अमेरिका ने कितना अच्छा किया कि वियतनाम पे आक्रमण किया। अब तब तक मेरी चेतना थी, मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, वियतनाम भी अलग देश है, अमेरिका का क्या अधिकार है। पर हमने चर्चा वहीं बंद कर दी क्योंकि उसको पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पर वहाँ से मैं गेस कर पाया कि एक एवरेज व्यक्ति जो ज़्यादा सोचता नहीं है, अमेरिका का प्रशासन जो सोच डालता है वो वहाँ से आता है। एक दूसरी बात बताता हूँ अंतिम, कि 1980 के आसपास मैं टाइम मैगज़ीन के कवर पे देखा, उस समय आयतुल्लाह खोमेनी सत्ता पे आए थे ना। कवर पे स्टोरी क्या थी? इस्लाम द न्यू डेंजर। टाइम मैगज़ीन के कवर पे, मुझे अभी तक याद है। अभी मैं ट्रेस तो नहीं कर पाऊँगा वो इश्यू, पर मीडिया और सरकारी यंत्रणा एक तरफ है, वो करती है। अपने यहाँ जो डोमिनेंट पॉलिटिकल टेंडेंसी, सबसे मजबूत जो राजनीतिक प्रवाह है, वो वही काम कर रहा है। सदियों से नहीं, 100 साल से कर रहा है, बहुत मजबूती से कर रहा है। आप और मैं तो अभी नए नए आए हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं और लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो तो 100 साल से लगातार कर रहे हैं, एक दिन नहीं चूकता। पूंजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक पूरे विश्व में कॉरपोरेट मीडिया ही रहा है जी। और सबसे बड़ी सेवा भी उसी ने की है। यानी जो विलन्स थे उनको हीरो बनाया है, जो हीरोज़ थे उनको विलन बनाया है। ये पूरा वेस्ट की इतिहास में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में 200 साल में देखेंगे। भारत में आप मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? भारत में देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम 1980 तक मीडिया का ओरिएंटेशन तो था कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरफ या इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, पर काफ़ी, खास तौर से मैं तो इंग्लिश ही पढ़ता हूँ, काफ़ी बैलेंस था 1980s तक। 1980s के बाद जब वो जनता गवर्नमेंट बनी, लाल कृष्ण आडवाणी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने, तो उन्होंने तब से मीडिया में अपने लोगों को एंट्री दिलाई। और 2003 के बाद जब ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, अडानी भाई
पूरा मीडिया 80% मीडिया तो खरीद लिया। लैंग्वेज प्रेस जिसको बोलते हैं उसमें तो एकदम वाहियात चीज़ें रहती हैं। और इंग्लिश का भी एक बहुत बड़ा मीडिया सटल ओरिएंटेशन देता है। और टीवी का तो ये हाल है कि पहले जब तक रवीश कुमार थे तो मैं एनडीटीवी में उनका प्रोग्राम देखता था, आजकल टीवी देखना बंद ही कर दिया। ज़्यादातर लोगों ने टीवी बंद कर दिया है। हालत ये हुई है कि कोई अगर टीवी किसी चैनल पर शांतिपूर्ण कोई बातचीत हो रही है तो लोगों को, जो नॉर्मल अच्छे लोग हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। वो भी वो चटखारा लेने, वो जहाँ पर मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं वहीं पहुँच जाते हैं। उनको ये सुकून से तमीज़ से बात करने वाला जो प्रोग्राम है वो उनको भी नहीं अच्छा लगता, मज़ा नहीं आता। तो ये न्यूज़ इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट में बदल गई है, लोगों को पता नहीं चला। एंटरटेनमेंट, सेंसेशन और एडवर्टीजमेंट। मैं आपको एक घर की बात बताता हूँ। मेरी पत्नी की माँ, वो हमारे साथ ही रहती है, काफ़ी ओल्ड है, 98 की हो गई हैं अभी। 10 साल पहले तक वो टीवी देखती रहती थी। हम उनको लगा के देते थे उस समय का एनडीटीवी, वो घूम फिर के वो आ जाती थी आज तक, या फिर रिपब्लिक जैसे चैनल पे वहाँ घूम फिर के आ जाती थी। तो मेरी पत्नी उनको गुस्सा भी करती थी, ये क्या चैनल लगाया है बकवास। वो चुपचाप सुन लेती थी, जब तक तुमको देखना है देखो, मैं जब रहूँगी मैं अपना चैनल देख लूँगी। तो ये मैं उदाहरण के तौर पे देख ये रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। जिन लोगों का कोई इंटेंशन नहीं है समाज में बिगाड़ पैदा करने का, जिनको अपनी निजी ज़िंदगी में वो पसंद भी नहीं करेंगे, वो लोग भी आदतन उन चैनल्स पे चले जाते हैं जहाँ शोर शराबा, गाली गलौज या कुछ ऐसी बातें हो रही होती हैं जिसको देख के आप शॉक्ड रह जाते हैं। कोई मारपीट करने लगेगा, कोई आपस में बदतमीज़ी करने लगेगा, और आप उसको देखते रहते हैं। बुराई भी करेंगे लेकिन देखेंगे वही। ये आदत हमारी बदली है। सेंसेशन चाहिए लोगों को। जी, और इस चीज़ को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया। वो हर थोड़े दिन में जनता को शॉक देते हैं। ही इज़ रूलिंग बाय शॉक। उनका डॉक्ट्रिन ही शायद यही है कि नोटबंदी करो इस तरह से, फिर रातों रात जीएसटी ले आओ, फिर इस तरह से लॉकडाउन कर लो, फिर कुछ भी, मतलब कुछ इस तरह का एक मीम बन गया, एक मजाक बन गया कि 8 बजे का अगर कोई प्रसारण होता था तो लोग घबराते थे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ शॉक या रूल बाय शॉक जो है, ये एक बाकायदा एस्टैब्लिश्ड तरीका है। हाँ, डॉक्ट्रिन है। आपको इसमें लगता है कि हम शायद अब इसी से विचंभित हो करके अपने नेता को बड़ा मानते हैं जब वो हमें शॉक देता है, जब वो हमें झटका देता है, एकदम मजबूर कर देता है कि अरे ये क्या हुआ। यानी ऐसा होता है कि इस प्रकार का जो एटीट्यूड है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थे, पर ऐसा कुछ शॉकिंग वगैरह स्टेटमेंट वो नहीं देते थे। और ये शॉक जो है लोगों को ज़्यादा जोड़ता है। पर एक इसमें मैं आपको आशावादी बात बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बात तो एक तो है, वो तो ही लीड्स द पैक ऑफ ऑल दिस। पर अभी पिछले 8-10 सालों में ऐसे ऐसे चैनल आ रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं। यानी ध्रुव राठी तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, रवीश कुमार है, बाकी सत्य हिंदी है। तो अभी उसके विरोध में भी कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं जो पॉपुलर भी हो रही हैं, पर उतनी पॉपुलर नहीं हुई कि आम चेतना को वो प्रभावित कर सके। जो रोल प्राइम मिनिस्टर और उनके साथी कर रहे हैं उसका मुकाबला करने लायक अभी भी कोई अल्टरनेटिव नहीं आया मेरे ख्याल से। इसलिए जो आप बोल रही हैं ना शौक और ये, तो वो तो लगातार देते रहे हैं। आप गुजरात का देखिए 2002 का कत्लेआम, उसमें भी उन्होंने कहा था, वो उस समय बड़ा लोगों को अजीब लगता था, हम 2 हमारे 2, वो 5 उनके 25। और ये जो गुलबर्ग सोसाइटी का ये जुहापुरा की जो रिफ्यूजी कैंप था, बोले ये तो बच्चा उत्पादन करने का केंद्र है। तो ये वहाँ से आप नोट कीजिए तो लगातार उनके इस प्रकार से सेंसेशनल डेमोनाइजिंग स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, जो कई लोग को ये लगता है कि भाई ये बिल्कुल आकर्षक पैक है ना, हम 2 हमारे 2। अब मैं एक बार उसी समय गुजरात के दंगों के बाद अपनी जॉइंट फैमिली के बीच में गया, तो मेरे छोटे भाई ने बोला, कुछ चर्चा निकली, हम बोले हम तो 2 हैं, वो 50-25 रहते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ से मुझे समझा कि पहले हमारे प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स कैसे कैची। किसी ने कहा ही कुड हैव बीन अ गुड कॉपी राइटर, अगर एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में होते। एक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। एक्टर तो और भी जो उम्मीद है, हर साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड ले जाते थे शायद।
ये बहुत अजीब लगता है कि 21वीं शताब्दी की तीसरी दहाई के बीच में बैठ के हम लोग इस तरह की बातें करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये लेकिन सर, ये पूरा जो इतिहास भी कह लें जिसको बदला जा रहा है, लेकिन इतिहास के साथ साथ हमारा साइंस भी बदला जा रहा है। यानी कि साइंस बदला नहीं जा रहा है, काटा छाटा जा रहा है। अभी पीरियोडिक टेबल को या डार्विन को, जो मतलब क्रिएशनिज्म वर्सेस इवोल्यूशन का जो सवाल है, बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं और वो कहते हैं भगवान ने हमें बनाया, है ना। साइंटिस्ट लोग आते हैं, वो कहते हैं भगवान ने हमें बनाया। ये जो क्राइसिस है कि हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम साइंस में हमारी कितनी रुचि है या कितना हम बिलीव करते हैं। तो अभी देश में बहुत दिग्भ्रमित समाज बन रहा है। हमारे इसरो के साइंटिस्ट नारियल फोड़ रहे हैं, हमारे बाकायदा जो बेसिक रिसर्च के साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं भगवान ने हमें बनाया है। क्रिएशनिस्ट हो गए हैं, वो इवोल्यूशन को नहीं समझ रहे हैं। हम मदरसों में समझते थे कि मदरसा छाप ज्ञान है, मतलब मदरसों में ये इस तरह की बातें होती हैं, और हमें लगता था कि मदरसों को साइंस पढ़ाना चाहिए, मदरसे साइंस पढ़ाने लगे, लेकिन साइंटिस्ट हमारे क्रिएशनिस्ट हो गए। ये क्या हुआ? देखिए, एक सही बात, सरल बात यह है कि जहाँ भी सांप्रदायिक राजनीति आती है, वो श्रद्धा के आधार पे ज्ञान, इसको फोकस करती है। और सामाजिक परिवर्तन की जो राजनीति होती है वो तार्किक सोच पे आधारित होती है। आप देखिए, चारवाक, बुद्ध, संत परंपरा, सूफी परंपरा और आज़ादी के आंदोलन में खासतौर से नेहरू और अंबेडकर, ये सब लोग तर्कशील तरीके से आगे आए क्योंकि इन्हें समाज में एक बदलाव लाना था। जब आपको समाज को पीछे ढकेलना होता है धर्म के नाम की राजनीति से, तो आप श्रद्धा के आधार के ज्ञान को महत्व देते हैं। इसलिए काऊ साइंस, आपके आईआईटी दिल्ली में काऊ रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए आए। पंचगव्य एक होता है ना, गाय का मूत्र, मल, ये गोबर, दूध, दही, घी को मिला के जो बनता है, उस पर रिसर्च करने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए। फिर और आप देखिए वैज्ञानिकों का, एक मैंने कल भी किसी से बात कर रहा था कि उनका भी एटीट्यूड थोड़ा मैकेनिस्टिक हो जाता है। वैज्ञानिक सोच जो हर चीज़ पे सवाल उठाती है कि बदले आ रहे हमारे यहाँ पुराणों में ये दिया हुआ है। तो मैं इसका एक उदाहरण बार बार देता हूँ कि ये जो सामाजिक परिवर्तन में डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू बहुत विश्वास रखते थे। नेहरू ने ये शब्द निकाला था, साइंटिफिक टेम्पर। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वैज्ञानिक सोच करने के तरीके को प्रवृत्त करेगी, प्रमोट करेगी। और अभी जब से आप देखिए, ये अभी 15-20 साल में, 20-30 साल में इस प्रकार का सोच बढ़ रहा है कि सब ज्ञान तो हमारे वेदों में है। ऐसे एक ही नहीं है। मेरा एक पीएचडी स्कॉलर था तो वो भी मुझे बोलता था सब ज्ञान कुरान में है। तो मैं उसको बोला, फिर तू यहाँ रिसर्च क्यों कर रहा है? सब ज्ञान ऑलरेडी है तो वहीं से ढूंढ ले, है नहीं? पर ये जो परंपरा है दकियानुसी को जो महत्व देती है, अब उसमें धर्म के नाम की राजनीति में ये होती है। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। पाकिस्तान में एक बार पावर क्राइसिस पे एक सेमिनार थी, पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, मैं उसका रेफरेंस नहीं दे पाऊँगा। तो एक महोदय आए और उन्होंने कहा कि हमारी जो परंपरा में जिन है वो पावर का इनफाइनाइट सोर्स है, उसके पास बहुत शक्ति होती है, तो हम जिन बनाएं, जिन पे रिसर्च करें, पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि अपनी जो एनर्जी नीड है वो जिन को आउटसोर्स कर दो। करेक्ट, एग्जैक्टली। अब तो ये मुझे याद रहा ऐसी चीज़ें। तो ये साइंटिफिक सोच से इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म के नाम की राजनीति करने वालों से। इसलिए इंडियन साइंस कांग्रेस में भी आजकल ऐसे ऐसे पेपर पढ़े जा रहे हैं जिनको साइंस के नाम के कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने खुद एक बार सोचा कि मेरा तो मेडिकल बैकग्राउंड है, ये जो दावा करते हैं गौमूत्र के बारे में, चलो मैं इन पे देखता हूँ कि इनका दावा क्या है। तो मैंने पढ़ा, एक वो कहा था कि हमने इस पे रिसर्च किया है। तो रिसर्च क्या था भाई? एक महोदय लिखते थे कि गाय के मूत्र में ये गुण हैं, रेफरेंस कठोपनिषद पैरा ये वाक्य ये, फिर गाय के गुण में ये गुण है, फिर दूसरे ग्रंथ को कोट कर देगा। मैंने कहा ये क्या रिसर्च हो गया? तो ये जो तरीका है, आपने कहा डार्विन की बात, अब डार्विन की थ्योरी में भी उसके भी आगे चले गए हैं लोग, पर उसके फाउंडेशन को रिजेक्ट नहीं करते।
फाउंडेशन वही रहती है। उसमें सुधार, विज्ञान में यही तो है कि आप सुधार ला सकते हैं, पुरानी थ्योरीज में आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं। जी। पर इनमें इसमें तो ये है कि भाई मानव की उत्पत्ति ऐसी हुई, ये उनका तो पक्का है। तो ये हर जगह आपको दिखेगा। मैं आईआईटी में था तो मुझे भी मज़ा लगा कि दशहरे के दिन कंप्यूटर की पूजा होती है। ये मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। तो ये सब है। रफाल प्लेन्स आए तो हमारे रक्षा मंत्री ने नारियल फोड़ा, नींबू और हरी मिर्च टांगी जा करके। रफाल सारी दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही भारत सरकार ने उन्हें लिया होगा, लेकिन भारत में परफॉर्म करने के लिए उनको नींबू मिर्ची चाहिए थी। और इसरो में नारियल फोड़ा जा रहा है। हमारे हर घर में हम देखते हैं कोई नई जब टेक्नोलॉजी आती है जो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसमें स्वास्थ्य वगैरह बनाया जाता है। तो ये एक समाज में इतना ज़्यादा गहरा बैठ गया है कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। हम लोग सोचते हैं चलो ये हो जाने दो, ठीक है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। सर, टेक्नोलॉजी का जो सवाल है और जो बेसिक साइंस रिसर्च का सवाल है, आप तो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते कि आज जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उत्पन्न किया बेसिक साइंस रिसर्च ने। करेक्ट है ना। बेसिक साइंस पर रिसर्च बिल्कुल पीछे चली गई है। हम सिर्फ उपभोक्ता के तौर पे टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हाँ, उसको हो सकता है शेप अलग दे रहे हैं, उसको पेंट अलग कर रहे हों, उसको कॉस्मेटिक चेंजेस उसमें कर रहे हों, लेकिन हम नया कुछ भी नहीं बना रहे हैं। ये एक इतने बड़े 140 करोड़ से ज़्यादा के लोगों के देश में ये वाला जो सवाल है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी के बायोमेडिकल, हाँ बायोमेडिकल से आते हैं, तो वहाँ तो हर चीज़, मतलब सिरिंज जो है वो भी टेक्नोलॉजी से आती है और उसमें भी रिसर्च की गई होगी। बिल्कुल। डॉक्टर जितनी भी आजकल सर्जरी कर रहे हैं, दूर से बैठ के सर्जरी कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, सब में टेक्नोलॉजी है। क्या लगता है सर, हम लोग कहीं पहुँच रहे हैं? देखिए, ये जो एक मेरे दोस्त थे, प्रोफेसर थे टाटा इंस्टीट्यूट में, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था, फंडामेंटलिस्ट हेट साइंस एंड लव टेक्नोलॉजी। वाओ। हेट साइंस एंड लव टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक सोच से उनको नफरत है, पर टेक्नोलॉजी से उनको प्यार है। लाउड स्पीकर का सबसे पहला उपयोग किसने किया? हिटलर ने किया। अब यहाँ भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की बात, अब ईरान में आयतुल्लाह ख़ोमेनी फंडामेंटलिस्ट, पर वो बड़ी बात करेंगे, एटम बॉम्ब की बात करेंगे, मिसाइल्स की बात करेंगे, तालिबान। हम देखते हैं मौलाना जो माइक हैप्पी मौलाना हैं, वो अपनी सारी फिजूल बातें, गैर साइंटिफिक बातें या अपने फ़िरक़े की वाली बातें माइक पकड़ के ही कर रहे हैं। वीडियो ही बना करके भेज रहे फ़िरक़ा परस्ती बढ़ाने के लिए। और देखिए ना, ये जो टेक्नोलॉजी, इवन व्हाट्सएप भी तो एक टेक्नोलॉजी है। उसका सबसे ज़्यादा उपयोग कौन कर रहा है? देख लीजिए। तो ये ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के जो परिणाम हैं वो उनको चाहिए, पर वैज्ञानिक सोच का तरीका कि समाज ऐसा क्यों है, समाज वैसा क्यों है, वर्ण व्यवस्था क्यों है, गरीबी क्यों है, बेकारी क्यों है, भूखमरी क्यों है, इसमें वैज्ञानिक सोच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतिहास, उसमें वैज्ञानिक सोच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराण, उसमें वैज्ञानिक सोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी पूरी राजनीति एक श्रद्धा के आधार पे होती है। इसलिए अभी जो नया बात कर रहे हैं वो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, अब क्या होगा हम नहीं जानते, क्योंकि भारत में भी विज्ञान की बहुत प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आई, बाद में एक स्टेज पे आके रुक गई, पर उसमें जो दकियानुसी चीज़ें ये उसको पकड़ के ले आएंगे। जो दकियानुसिकल चीज़ें भारतीय परंपरा में हैं उसको ले आएंगे। आप वैज्ञानिक चीज़ों को लाइए, चारवाक के सोच को लाइए, बुद्ध के सोच को लाइए, उस समय जो आयुर्वेदिक विज्ञान विकसित हुआ 6वीं 7वीं शताब्दी तक, उसको ले आइए, आर्यभट्ट, इनको ले आइए। पर जो चीज़ें फिर वो वैज्ञानिक सोच लाए तो सांप्रदायिक राजनीति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार की फंडामेंटलिस्ट राजनीति ये अंधविश्वास पर ही आधारित होती है। तो गैर वैज्ञानिकता सियासत की ज़रूरत है, इसलिए पनपाई जा रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे तो देश के युवाओं का और भविष्य का बहुत बुरा हाल होने वाला है। बिल्कुल। जो राजनीति है वो मेरे ख्याल से देश की सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। एक वे, अभी आपकी रिसर्च फंडिंग कहाँ होना चाहिए? रिसर्च फंडिंग होना चाहिए, जैसे देश में मेल न्यूट्रिशन है, देश में बाकी
पर्यावरण है, प्रदूषित हो रहा है, और इन चीज़ों पे ज़्यादा होना चाहिए, पर ज़्यादा अभी काय पे रिसर्च हो रहा है? काउ साइंस। तो ये एक मैं मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, बड़ा रिसर्च हो रहा है रामायण महाभारत पे, अच्छा। कि भाई ये आजकल कुरुक्षेत्र में तो महाभारत का सेमिनार होता है हर साल शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर उन चीज़ों पे फंडिंग के लिए बहुत आया। रामायण महाभारत इतिहास है, अब इतिहास के लिए भी रिसर्च करना चाहिए, तो एक इतिहास है कि मैथोलॉजी है सर? नहीं, उन्होंने उनका दावा अच्छा, है, उनका दावा है कि ये उनका इतिहास दावा है। ये इतिहास है, और वही सिद्ध करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है। सरस्वती नदी थी, उस पर पैसा लगाया जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। और ये इसी में जो अगर इतिहास में रिसर्च भी करना है तो रिसर्च कीजिए ना, औरतों की परिस्थिति में बदलाव कैसे आया, आज़ादी के आंदोलन में औरतों का क्या योगदान था, दलितों का क्या योगदान था, दलितों का इतिहास क्या है, समाज को किसने बनाया, समाज में निर्मित कैसे होती थी, उत्पादन प्रक्रिया कैसे बदली, इस पे थोड़ा रिसर्च कीजिए। एक बात और जोड़ना चाहूँगी, बहुत अहम बात आपने कही कि रिसर्च किधर होनी चाहिए और पब्लिक का टैक्स मनी जो है वो किस तरह से स्पेंड होना चाहिए, किस तरह की रिसर्च में। सर, भारत में जो दूसरे धर्म पैदा हुए और बहुत बड़े धर्म जिन्होंने विश्व को प्रभावित किया, जैसे बुद्ध धर्म है, तो उस पर कोई रिसर्च नहीं होती है। आज मैं देख रही हूँ एक तरह का रिवाइवल है खुद बुद्धिज़्म से आने वाले लोगों का, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मंदिरों की खुदाई चल रही है, मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, जिस दिन हम ढूंढने लगेंगे तो सब बौद्ध मठ निकलेंगे। उसी तरह से बहुत से जैन मंदिर हैं जिनको हम जानते हैं, ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है महरौली में, कुतुब मीनार के बगल वाली, उसमें भी जो मंदिर के अवशेष नज़र आते हैं वो बौद्ध धर्म के जो मंदिरों के हैं वही नज़र आते हैं, वो हिंदू धर्म के नहीं हैं। और सिख धर्म है, वो भी भारतीय धर्म है। तो इन पर रिसर्च और या इनको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार कोई पैसा नहीं खर्च कर रही है, वो सिर्फ एक भारतीय धर्म पर पैसा खर्च कर रही है। तो ये एक डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से रिसर्च जो होना चाहिए वो समाज की ज़रूरतों के आधार पे तय होना चाहिए, और इतिहास में भी जो सब सेक्टर्स के क्या इतिहास रहा है, जिसको कुछ लोग पहले सबाल्टर्न हिस्ट्री कहते थे, तो वो चीज़ों पे इतिहास रिसर्च करना काफ़ी अच्छा है। पर जो मुख्य तौर से है कि फंडामेंटलिस्ट लोगों को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखने में या उसको पीछे धकेलने में उनकी रुचि ज़्यादा है। पीछे धकेलना यानी क्या? एक तो पूरे विज्ञान को उस तरफ ले जाना, दूसरा सामाजिक संबंध, पुरुष के बीच में, पुरुष स्त्री के बीच में सामाजिक संबंध को बदल के बराबरी की तरफ जाना। अब देखिए, हम जो संविधान में लिखते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, वो पूरी आ गई है क्या? नहीं आई है। यानी लोकतंत्र वो माध्यम है जिसमें ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको सच्चाई की तरफ ले जाना। इक्वालिटी जब हम बोलते हैं तो आज मेरे और अंबानी के बीच में क्या इक्वालिटी है? तो लोकतंत्र का तो काम यही है कि मुझे उस तरफ ले जाए और अंबानी को इस तरफ ले आए कि हम समाज में एक इक्विलिब्रियम हो, सब लोग आर्थिक रूप से बराबर हों, सामाजिक रूप से बराबर हों, लैंगिक रूप से बराबर हों। ये काफ़ी बड़ी बात लगे, पर लोकतंत्र का मतलब तो यही है कि इसमें सामाजिक आंदोलन हो, लोगों की बराबरी के लिए बात हो, आदिवासियों की बराबरी के लिए बात हो। ये बहुत यानी काल्पनिक बातें लगेंगी, ऐसे कि भाई हवाई बातें हैं, पर लोकतंत्र का मतलब तो वही है कि समाज को आखिर जाना किधर है, बराबरी की ओर जाना है या गैर बराबरी की ओर जाना है। वर्गों की एकता, यानी गरीब एक होकर के अपनी बात आगे रखे, उसकी जगह वर्टिकल आइडेंटिटी की एकता बनाई जा रही है। यानी कि अंबानी की जाति का आदमी चाहे कितना भी गरीब हो, वो गौरवान्वित महसूस करे कि मेरी जाति से अंबानी आते हैं, या अजीम प्रेम जी की जाति का आदमी अपने को गौरवान्वित करे कि वो आते हैं, भले ही कोई संबंध आपस में ना हो। तो ये जो वर्गों की एकता को तोड़ करके जन्म आधारित जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसकी एकता को बढ़ावा दिया गया, इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है और सारी देश की जो संपदा है उसको एक तरफ इकट्ठा होने में मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मेरे दोस्त ने दूसरी बात कही थी कि समाज में जो अभी डिवीज़न है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि एक तरफ सवर्ण अमीर, दूसरी तरफ दलित महिला, ऐसा एक ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है। और सांप्रदायिक राजनीति इसको वर्टिकल कर देती है जी। हिंदू बनाम मुस्लिम बनाम क्रिश्चियन बनाम बौद्ध। तो ये इस राजनीति का मुख्य होता है ताकि वो एक वर्ग का ध्रुवीकरण करके सत्ता में आ सके।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि जी, बहुत आपको मैं शुक्रिया। बुलाऊं और आपको सुनूं। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एक्चुअली